गुड आफ्टरनून यार, वॉइस आ रही है मेरी? ओके। देखिए, सभी पेन पेपर लेके बैठिए। राइट, आज का जो क्लास है अपना ये बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगा, क्योंकि आज हम स्टॉक मार्केट की बहुत सारे ऐसे टर्म्स समझेंगे, स्टॉक मार्केट की टर्मिनोलॉजी को समझेंगे कि कौन कौन से वर्ड्स, कौन कौन सी चीजें आप रेगुलर मार्केट में आपको यूज करना पड़ता है, आपको सुनना पड़ता है। आप देखते हो, न्यूज पढ़ते हो, समझते हो, लेकिन उसका मतलब ही नहीं आपको पता होता है। राइट। एंड फर्स्ट हाफ में ये करेंगे, मतलब 1 घंटा 1.5 घंटा ये करेंगे, और उसके बाद फिर बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस रहेंगे, वो लेंगे। ठीक है, तो ज्यादा लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। शेयर कर लेता हूं मैं यहाँ पर व्हाइट बोर्ड में सही रहेगा। ओके। मैं एक्चुअल में प्लान क्या किया था, मैंने प्लान किया था कि मैं एक एक टर्म्स बोलूंगा और उन टर्म्स को एक्सप्लेन आप लोग करोगे। मैं सोचा था, मतलब आज मैं नहीं पढ़ाऊंगा, आज आप लोग ही पढ़ाओगे, ये सोचा था मैं। राइट, मैं सोचा था मैं नहीं पढ़ाऊंगा, आज आप लोग पढ़ाओगे। बढ़िया था ये वैसे प्लान। चलो, तो पहला जो हमारा टर्म है, बुलिश और बेयरिश क्या होता है, बुल एंड बेयर क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करना है। कौन करेगा जिसका माइक एकदम धांसू हो? अच्छा, मुनीब जी ने रेस किया है हैंड, लग रहा है मुनीब जी करेंगे, तो मुनीब जी को अनम्यूट कर दे रहा हूँ। मुनीब जी अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए एंड बुलिश एंड बेयरिश का मतलब समझा दीजिए फटाफट से। जो नए लोग हैं, जिनको नहीं पता है मार्केट के बारे में, वो समझ जाएंगे। हेलो सर। हाँ, माइक के सामने आ जाइए, थोड़ा लोग समझ सुन पाए। जी हाँ, हेलो सर। हम्म। सर, बुल मार्केट ये होता है कि जब मार्केट अप ट्रेंड पे हो या सेंटीमेंट गुड हो और मार्केट तेजी की तरफ भाग रहा है, उसको बुल मार्केट बोलते हैं। और उसका ही रिवर्स, जब मार्केट नेगेटिव नीचे जाता रहे, तब उसको बेयर मार्केट बोलते हैं। हाँ, बंदा जैसे अपन ये कह सकते हैं कि कोई अगर बुलिश है तो वो बायर है, मतलब मैं कहता हूँ मैं बुलिश हूँ, मुझे दिख रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, इसलिए मैं यस बुलिश सर। हूँ। और जो बेरिश है उसको लग रहा है कि मार्केट डाउन जाएगा, मार्केट नीचे जाएगा, इसलिए मार्केट बेरिश। राइट, चलिए बहुत बढ़िया यार। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्केयर ऑफ। स्केयर ऑफ को कौन एक्सप्लेन करेगा? हैंड रेस करिए। स्क्वायर ऑफ को कौन एक्सप्लेन करेगा? फटाफट से करेंगे, बहुत सारे टर्म्स, कम से कम 50 से 60 है। चलिए, संदीपा ठाकुर, स्क्वायर ऑफ। चलिए, अपने आप को अनम्यूट कीजिए संदीपा जी। स्क्वायर ऑफ क्या होता है बताइए। हाय सर। हाय। सर, इसका मतलब आपने कोई पोजीशन ले रखी है, हम्म। उससे एग्जिट होना। हाँ राइट, बिल्कुल सही है। चलिए, हाँ मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्क्वायर ऑफ का मतलब क्या है? कोई भी आपने पोजीशन बनाया हुआ है, बाय किया हुआ है, तो उसको सेल कर देना, मतलब आप बिल्कुल नील हो जाओगे, जीरो हो जाओगे। या सेल किया हुआ है तो बाय कर लेना, उसको कहते हैं हम स्क्वायर ऑफ। राइट, फटाफट से अपन डिस्कशन करेंगे, फटाफट से काम करेंगे, क्योंकि बहुत सारे हैं। उसको कहते हैं स्क्वायर ऑफ। लिमिट ऑर्डर कौन बताएगा? लिमिट ऑर्डर क्या होता है? मोहित राणा, लिमिट ऑर्डर। मोहित राणा जी, अपने आपको अनम्यूट करो, बताओ लिमिट ऑर्डर क्या होता है? मोहित जी सुन पा रहे हो? अच्छा चलिए, लिमिट ऑर्डर अजय जी बताएंगे, शायद अजय जी की हैंड रेस किया। अजय जी, अजय राठौड़ जी, अपने आप को अनम्यूट कर लो। एक ये इंटरेस्टिंग भी लगेगा और गेम की तरह हो जाएगा, बढ़िया रहेगा। अजय राठौर जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए फटाफट से। कौन बताएगा भाई? लिमिट ऑर्डर नहीं पता क्या लोगों को? हैंड तो रेस हुए पड़े हैं बहुत सारे। सुमित, सुमित जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए।
शिव प्रसाद जी अनम्यूट कीजिए। हेलो सर। हाँ जी शिव प्रसाद जी बताइए, लिमिट ऑर्डर क्या है? लिमिट ऑर्डर मतलब हमने जो तय की हुई है कीमत है उस पे बाय करना और हमने तय की हुई है उस पे सेल करना होता है। राइट जैसे समझ लीजिए मार्केट में अभी कोई भी आपने स्टॉक एक देखा, उस स्टॉक का जो प्राइस है करंट वैल्यू वो चल रहा है 100 रुपीज। मैं थोड़ा सा अपना व्हाइट बोर्ड, ये ब्लैक बोर्ड मेरा टैबलेट कनेक्ट नहीं हुआ था। हाँ देख लेता हूँ। हाँ जैसे कि मार्केट में प्राइस चल रहा है 100 रुपीज, आप परचेस करना चाहते हो स्टॉक को 90 रुपए में कि ये महंगा लग रहा है मुझे, जब वो नीचे आएगा मैं तब करूंगा। तो आप क्या करोगे, आप लिमिट ऑर्डर डाल लोगे, जहां पर प्राइस डालना होता है लिमिट में सिलेक्ट करके प्राइस डाल दोगे 90 रुपीज। तब मार्केट जब नीचे आएगा और 90 रुपीज पे हिट कर देगा। बट अगर 100 रुपीज भाव है और आपने लेवल निकाला है कि मुझे 103 के ऊपर ही बाय करना है, तो यहाँ पे क्या लिमिट ऑर्डर काम करेगा शिव प्रसाद जी? हाँ, यहाँ लिमिट ऑर्डर काम नहीं करेगा। यहाँ पे स्टॉप लॉस ऑर्डर का काम करेगा, स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर काम करेगा। जब करंट मार्केट में भाव जो कम चल रहा है और मुझे ऊपर वाले भाव पे महंगे रेटों में परचेस करना है, तो हम स्टॉप लॉस लिमिट लगाएंगे। समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब? क्योंकि अगर आप नॉर्मल लिमिट ऑर्डर लगाओगे 103 रुपए वहां भरोगे, वो 100 रुपए में करंट मार्केट में बाय हो जाएगा। वहां पे आपको स्टॉप लॉस सिलेक्ट करना पड़ेगा, स्टॉप लॉस लिमिट। आगे हम आएंगे उन चीजों पे, स्टॉप लॉस पे, ठीक है ना। लिमिट ऑर्डर अगर कोई पूछेगा सिंपल, तो जो करंट भाव चल रहा है उससे कम में खरीदना, या जो करंट भाव चल रहा है उससे ज्यादा में बेचना। अगर आप सेलर हो, आपको एक शेयर है 100 रुपीज सामने चल रहा है, आपको इसको बेचना है, बट आप इसको 105 रुपए में बेचना चाहते हो, फिर तो आपका लिमिट ऑर्डर काम करेगा। आपने 105 का बिड लगा दिया और मार्केट जब ऊपर जाएगा 105, आपका ये सौदा एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट लेकिन अगर आपको 98 में बेचना है, तो यहाँ भी आपको स्टॉप लॉस ऑर्डर लगेगा। ये रूल्स के विपरीत हो रहा है क्योंकि, ठीक। अच्छा अभी और देख लेते हैं कौन कौन थे भाई, सबको पहले वो कर दूं। हाँ अच्छा, लिमिट ऑर्डर हमने एसएलएम। एसएलएम कौन बताएगा एसएलएम क्या है? ये सब नोट कीजिएगा एक एक टर्म्स। एसएलएम क्या है? एसएलएम अच्छा सुमित जी, चलो चैट से उठाते हैं यार, ऐसे नाम ना समझ में नहीं आ रहा है। हैंड टू कौन रेस कर रहा है? अच्छा शॉप पर कस्टमर आ गए, ठीक है। हाँ ठीक है, एसएलएम क्या है मैं बता दे रहा हूँ। चलो एसएलएम मुझे नहीं पता, ठीक है रविंद्र जी। एसएलएम हाँ स्टॉप लॉस मार्केट, हाँ बिल्कुल मैं बता दे रहा हूँ। एसएलएम क्या है, जब भी देखिए जब भी आप स्टॉप लॉस लगाते हैं तो वहां पे दो ऑर्डर शो करते हैं। एक होता है एसएल लिमिट, एक होता है एसएल मार्केट। एसएल मार्केट का क्या है मतलब, आपने स्टॉप लॉस लगाना है, जो आपका स्टॉप लॉस लग रहा है वो आपका वहां पे एक ही प्राइस प्लेस होगा। क्या होगा वहां पे, एक सिंगल प्राइस डलेगा। मतलब आपने स्टॉप लॉस डालना है 100 रुपीज का, तो आप जब एसएलएम सिलेक्ट करोगे, वैसे अभी ये बंद हो गया है, एसएलएम को बंद कर दिया गया है वैसे, जब आप सेबी ने बैन कर दिया है। जब आप एसएलएम सिलेक्ट करते हो और वहां पे एक सिंगल प्राइस डालना पड़ता है, 100 रुपीज डाल दिया, 100 रुपीज पे अगर आपका ट्रेड हुआ, एग्जीक्यूट हुआ, तो सौदा एग्जीक्यूट होगा। अदरवाइज अगर नीचे खिसक गया प्राइस, 100 रुपए पे कोई ट्रेडिंग नहीं हुई, सीधा 98 जंप कर गया, 95 जंप कर गया, तो आपका ये जो एसएलएम ऑर्डर है ये पेंडिंग रह जाएगा, आपका ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगा। सॉरी, अगर आप एसएल लिमिट करते हो तो। अगर एसएलएम करते हो, मैं यहाँ पे एक गलती किया हूँ आपको, एसएलएम अगर आप सिलेक्ट करते हो तो मार्केट रेट पे कहीं पे भी हो जाएगा, इसलिए इसको बैन किया गया है। क्यों बैन किया गया है? समझ लीजिए आपने 100 रुपीज पे एक एसएलएम ऑर्डर लगाया, राइट, एसएलएम, एंड क्या हुआ, मार्केट 100 रुपीज पे ट्रेड नहीं हुआ, सीधा यहां से जंप करके 90 रुपीज पे आ गया, तो मार्केट में कोई भी प्राइस होगा वहां पे आपका सौदा जो है वो कट जाएगा। अभी जो इतना फ्री ट्रेड्स वगैरह हो रहा था वहां पे बहुत ज्यादा नुकसान होता है, इसलिए एसएलएम ऑर्डर को हटा के लिमिट ऑर्डर अब लगाना पड़ रहा है, जहां पे आप खुद का लिमिट प्राइस और ट्रिगर प्राइस दोनों ही डाल देते हो, जहां पे आपको उसके बीच में कहीं पे भी अगर प्राइस आता है, उसके बीच में अगर कहीं पे भी ट्रेड होता है तो एग्जीक्यूट होता है, राइट। तो एसएलएम ऑर्डर क्या है, कहीं पे भी मतलब आपका ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट कर देगा एसएलएम ऑर्डर, तो वो सही नहीं है। अच्छा अब नेक्स्ट हमने क्या प्लान करना है, एसएल भी आपको पता है स्टॉप लॉस क्या होता है। स्टॉप लॉस, आपने कोई भी ट्रेड अगर 100 रुपीज पे कोई बैंक निफ्टी का, हाँ निफ्टी का, बैंक निफ्टी का 100 रुपीज पे आपने कोई स्टॉक परचेस किया और कोई
हाँ रिकॉर्डिंग मिल जाएगा बिल्कुल। कोई अगर आपने प्रीमियम परचेस किया 100 रुपीज का और आपको लग रहा है कि इसका टारगेट जो है वो 150 तक जा सकता है, 90 रुपीज का स्टॉप लॉस, मतलब कि 90 रुपए अगर आए तो मेरा लॉस मैं ले लूं, लॉस लेके मैं एग्जिट हो जाऊं। 10 रुपीज का मेरा ये लॉस होना चाहिए, मतलब 25 का लॉट है तो 250 रुपए का मेरा ये लॉस होना चाहिए। ये होता है एसएल ऑर्डर, ये होता है स्टॉप लॉस। मार्केट ऑर्डर कौन बताएगा? मार्केट ऑर्डर क्या होता है? फ्री ट्रेड के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो है, मैं आज टेलीग्राम पे डाल दूंगा। मार्केट ऑर्डर जैसे लिमिट ऑर्डर था वैसे मार्केट ऑर्डर होता है। मार्केट ऑर्डर कौन बताएगा? अभी थोड़ा सा कठिन भी आ जाएगा, अभी बिल्कुल स्लो, बिल्कुल आसान सा बता रहा हूं मैं। अभी एसएलएम लगता नहीं है भाई। मार्केट ऑर्डर बताओ संदीपा जी, आप अनम्यूट करो अपने आपको। हेलो। हाँ मार्केट ऑर्डर क्या होता है बताओ। मार्केट अगर सर मतलब आपने कोई प्राइस डाला वो तो वो मार्केट जो भी मार्केट रेट होगा उसी पर सेल या उसी पर बाय राइट, होता मतलब आपने अगर मार्केट ऑर्डर डाल के एंटर कर दिया, वहां पे आपको कोई प्राइस भरने की जरूरत नहीं है। अगर आप बाय करना चाहते हो तो सामने जिस रेट पे भी सेलर होगा, आपको चाहे लास्ट रेट पे, आपको चाहे भाव दिख रहा है 100 रुपए, आपको भाव दिख रहा है ये प्रीमियम का, इसका भाव 100 रुपए है, आपको मार्केट ऑर्डर में आपने डाला, मे भी आपका 102 पे ट्रेड हो, मे भी आपका 103 पे ट्रेड हो, क्योंकि जिस रेट पे सेलर अवेलेबल होगा उस रेट पे ही आपका माल बाय होने वाला है। तो ये होता है मार्केट ऑर्डर। अच्छा, नेक्स्ट ब्रैकेट ऑर्डर कौन बताएगा? ब्रैकेट ऑर्डर किसको बताया? हाँ बिल्कुल, ब्रैकेट ऑर्डर नहीं पता, ओके ठीक है। वैसे सबको मुझे अनम्यूट कर देना चाहिए एक बार, जो जो मर्जी बोल ले, बट बहुत ज्यादा हल्ला हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ब्रैकेट ऑर्डर क्या है? एसएल और टारगेट एक साथ लग जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ ब्रैकेट ऑर्डर क्या होता है। सॉरी, ब्रैकेट ऑर्डर में एसएल और टारगेट, जैसे आपने समझ लो एक कोई भी स्टॉक या कोई भी प्रीमियम, एक स्टॉक ही लगा लेते हैं, एसबीआई आपने 500 रुपए में बाय करना है, 500 अपना बाइंग का भी प्राइस डालोगे वहां पे, एक ही ऑर्डर में, सिंगल ऑर्डर में। आपका स्टॉप लॉस अगर 480 है, 480 का आप एसएल भी वहीं पे प्लेस करोगे, और टारगेट आपका 540 है, 540 आप टारगेट भी अपना उसी में प्लेस करोगे। ये ब्रैकेट ऑर्डर होता है। ये बहुत सारी कंपनियां जो है, बहुत सारे ब्रोकर्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं। ब्रैकेट ऑर्डर में मतलब तीनों ही आपका स्टॉप लॉस, टारगेट और बाइंग प्राइस तीनों एक साथ लग जाता है, राइट। ये ब्रैकेट ऑर्डर होता है। अब हेडिंग डालिए कवर ऑर्डर। कवर ऑर्डर क्या होता है? कवर ऑर्डर में बेसिकली जिस तरह से ब्रैकेट ऑर्डर है उस तरह से कवर ऑर्डर है, बट कवर ऑर्डर में टारगेट नहीं लगता, कवर नाम से समझ में आ रहा है, वो कवर करता है सिर्फ। आपने कोई भी चीज बाय किया, बाय करने के साथ साथ एसबीआई अपने बाय के साथ ही स्टॉप लॉस प्लेस हो जाता है, 480 का स्टॉप लॉस आपने डाल दिया, ये कवर ऑर्डर है। यहाँ पे आपका साथ के साथ कवर हो जाता है, साथ के साथ आपका स्टॉप लॉस लगा रहता है। अच्छा, कवर ऑर्डर भी हो गया। इंट्राडे नॉर्मल, इंट्राडे में क्या होता है ना, 950 इंट्राडे और नॉर्मल लिख लीजिए क्या है, एनआरएमएल होता है ना। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि भैया इंट्राडे में बाय करें या एनआरएमएल में करें। कौन बताएगा ये एनआरएमएल और इंट्राडे में डिफरेंस क्या है? अपने आप को अनम्यूट करो, कौन कौन अनम्यूट है? सार्थक जी हैं, मनीष जी हैं, राहुल हैं, सुमित हैं। कौन बताएगा एनआरएमएल और इंट्राडे में? चलो राकेश झुंझुनवाला को करता हूँ। हाँ राकेश भाई, अपने आप को अनम्यूट कर लो। हेलो। हाँ, एनआरएमएल इंट्राडे और नॉर्मल ऑर्डर में डिफरेंस बताओ जरा। सर इंट्राडे ऑर्डर में होता है क्या है कि कोई भी अगर हम पोजीशन में होते हैं तो उसको हमें 3 बजे या 3:30 के पहले ही स्क्वायर अप करना पड़ता है। राइट, बट अगर नॉर्मल वाला जो होता है उसको हम लोग कैरी में लेकर जा सकते हैं, मीन अच्छा टू से डिलीवरी में लेकर जा सकते हैं उसको। हाँ, तो क्या मुझे अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर बाय करना है, 10 शेयर बाय करना है, मैं नॉर्मल में बाय कर सकता हूँ? हाँ यस सर, उसको नहीं नॉर्मल में बाय करके फिर नहीं इंट्राडे नहीं, में मैं आपको ट्रेड बता रहा हूँ, कर नहीं सकते आप हैं। गलत हो यहाँ पे। आप आज ट्राई करके सर देखना, मेरे बिट में लगा के तो देखना, वहां पे सिर्फ डिलीवरी आपको, जो जब कैश मार्केट में बाइंग करना है तो आपको डिलीवरी में या इंट्राडे में बाय करना पड़ेगा। जब आपको अच्छा फ्यूचर्स में ट्रेड करना है, फ्यूचर में या ऑप्शन में, फिर वहां पे डिलीवरी नहीं होता है, वहां पे नॉर्मल ऑर्डर होता है, हाँ हाँ मतलब जब तक उसकी एक्सपायरी है
तब तक आप वहां पे बाय करोगे। अगर आप ऑप्शन में डिलीवरी सिलेक्ट करके बाय करोगे तो वहां पे बाय नहीं होगा। ओके ओके हाँ, ओके सर। नॉर्मल जो है NRML जो है वो सिर्फ ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स के लिए है। ओ, मैं ज्यादा ऑप्शन में ही करता हूँ सर, हाँ इसलिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ओके सर, ओके, thank you। हाँ ओके भाई। इंट्राडे में क्या है, इंट्राडे में आपको 3:15 तक 3:20 के अंदर अंदर माल जो है आपका काटना पड़ता है। लेकिन हाँ हाँ सर, नॉर्मल में जब तक एक्सपायरी है तब तक आपका माल जब पड़ा तक रहेगा, हाँ ले जैसे जा हाँ सकते हैं उसको, कैरी में कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये हो गया नॉर्मल ऑर्डर हो गया। मार्क अब इंट्राडे, नॉर्मल, डिलीवरी तीनों बता दिया। मार्केट डेप्थ कौन बताएगा? मार्केट डेप्थ क्या है? राकेश पता है मार्केट डेप्थ? कृष्णा यादव जी कर लीजिए अपने आप को अनम्यूट। मार्केट डेप्थ के बारे में मुझे भी नहीं पता सर। अच्छा ठीक है, मैं बता रहा हूँ। मार्केट डेप्थ क्या होता है? मार्केट डेप्थ जो है वो बायर एंड सेलर्स का डाटा होता है कि मार्केट डेप्थ का मतलब कितने बायर एंड कितने सेलर्स किस किस प्राइस में अवेलेबल है। जब जो भी मार्केट में ट्रेडिंग हो रही है, वो जब भी आप देखोगे ना, अगर आप एंजल ब्रोकिंग ओपन करोगे, जैसे मैं एंजल ब्रोकिंग अगर ओपन करूंगा, आप देखोगे वहां पे एक इस तरह का बॉक्स नजर आता है, इस तरह का बॉक्स नजर आता है। यहाँ पे लिखा रहता है बिड और यहाँ पे लिखा रहता है आस्क, और साथ में प्राइस चलती है। देखा है किसी आप लोगों ने ना, पांच प्राइस दिखते होते हैं ऐसे। हाँ, बिड और आस्क यहाँ पे होता है। तो बिड जो है, जो बिडर है वो क्या है, वो बायर है, वो मार्केट में बाइंग करना चाह रहे हैं। मान लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जो बायर है, बायर हमेशा क्या चाहेगा कि सस्ते में मुझे मिले, राइट। बायर जो है वो कह रहा है कि मैं 500 रुपए में खरीदना चाहता हूँ, लेकिन जो सेलर है वो कह रहा है भैया मैं तो 500 रुपए 90 पैसे में बेचना चाहता हूँ। तो ये मार्केट डेप्थ होता है। इस तरह से 5 बायर खड़े रहते हैं सामने जो दिखते हैं, 5 सेलर खड़े रहते हैं, खड़े बहुत सारे रहते हैं, पर सामने जो होते हैं टॉप 5 बिडर होते हैं, टॉप 5 सेलर, टॉप 5 बायर, वो खड़े होते हैं सामने, जिनका सबसे ऊंचा बोली होता है, जिनका सबसे ऊंचा रेट होता है। ठीक है, ये होता है मार्केट डेप्थ। मार्केट डेप्थ बेसिकली उसको देख के ट्रेड नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कितने बायर खड़े हैं वो देखते हैं, यहाँ पे 5,000 बायर खड़े हैं और कितने सेलर खड़े हैं, यहाँ पे 8,000 या 7,000 सेलर खड़े हैं, तो उनको लगता है सेलर ज्यादा है मार्केट में, इट मीन की मार्केट नीचे जाएगा। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ बिड प्लेस कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आस्क, यहाँ पे पूछ रहे हैं, ये है ना, सेलर सिर्फ पूछ रहे हैं कि आप इस रेट में दोगे। अब अगर मैं एक सेलर हूँ, मैं एक सेलर हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ कि इस रेट में लोगे। मान लो मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अभी 500 में चल रहा है, मेरे पास 500 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर है, मैं बिड कर सकता हूँ। अपर सर्किट लिमिट कितना होगा, समझ लो अपर सर्किट लिमिट 700 का एग्जांपल दे रहे हैं, तो मैं प्लेस कर सकता हूँ 699 रुपए। क्या कोई 699 रुपए में लेगा मेरा शेयर? कोई नहीं आएगा, क्योंकि प्राइस चल रहा है सामने 500 रुपए से, मार्केट रेट से खरीदेगा, मेरे से कोई क्यों खरीदेगा? वहां पे फेक बिड्स ज्यादा लग जाते हैं। इसलिए ये मैनिपुलेट बड़े आसानी से, मार्केट डेप्थ जो है बड़े आसानी से मैनिपुलेट किया जाता है, बड़े आसानी। इसलिए मार्केट डेप्थ को देखकर वॉइस क्रैकिंग, वॉइस आ रहा है मेरा बिल्कुल क्लियर है क्या? क्योंकि ये वीडियो मैं बिल्कुल पब्लिकली डालने वाला हूँ यूट्यूब के ऊपर, तो इसलिए वॉइस बिल्कुल क्लियर आ रहा है ना मेरा? क्लियर वॉइस, ओके ओके। तो मार्केट डेप्थ क्या है? मार्केट डेप्थ यही है कि बायर और सेलर्स कितने हैं, राइट। अच्छा, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रैली। स्टॉक मार्केट में एक टर्म यूज होता है रैली। रैली आ गया, ये क्या होता है रैली? बहुत सारे लोग अनम्यूट हैं, जिनको पता है अपने आप को अनम्यूट कर लेना। बहुत सारे लोग यहाँ पे अनम्यूट है ना? राकेश है, संदीपा है, सार्थक है, रैली, अजय राठौर हैं, शिव प्रसाद हैं, आलोक सिंह हैं, अजीत कुमार हैं, आदर्श हैं, गगनदीप मेहरा है। रैली कौन बताएगा? फटाफट अपने आप को अनम्यूट करके बोल दो। हेलो। हाँ ट्रेंड हाँ, बोल दो संदीपा, आप बोल दो, कोई बात नहीं। तो रैली मीन्स ट्रेंड होता है कि आपका मतलब मार्केट किस साइड जा रहा है, अप ट्रेंड जा रहा है या डाउन ट्रेंड जा रहा है, फिर अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग को रैली मिलती है। मतलब अगर आप बाय करें सेल करें तो मार्केट के अकॉर्डिंग सेल करें या मार्केट के अकॉर्डिंग बाय करें, उसको रैली बोलते हैं। बहुत सारे रैली, बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा इसको ब्रीफ कर दे रहा हूँ। रैली मतलब कोई एक ट्रेंड है जो काफी दिनों से चलते आ रहा है या फिर काफी टाइम से चलते आ रहा है। मतलब अप ट्रेंड में अगर है स्टॉक, तो हम कहते हैं कि ये 500 रुपए का शेयर था, 500 से 700 तक पहुंच गया, मतलब इसने अपसाइड की रैली दिखाई है। या कोई स्टॉक 700 से गिर के 300 पे आ गया, तो ये 400 पॉइंट डाउन आया, मतलब इसने डाउन साइड की रैली दिखाई है। ये होता है रैली।
राइट। Yes, sir. क्रैश तो मैंने उसे नोट किया था, बट क्रैश मुझे नहीं लग रहा है बताने की जरूरत है इस टाइम में। क्रैश सबको पता है, मार्केट क्रैश मतलब एक सडन कोई मार्केट में गिरावट आएगा जो कोई सोच भी नहीं सकता है। मतलब यहाँ पर मार्केट कंटिन्यू इस तरह से चल रहा है, सडन एक फॉल आता है तो हम कहते हैं कि मार्केट क्रैश हो गया। बेसिकली ये आप इसको एक किसी न्यूज बेस्ड क्रैश भी कह सकते हैं। बड़ा क्रैश जो होता है वो अगर मार्केट 20% से ज्यादा गिर जाता है तो हम कहते हैं कि मार्केट क्रैश हो गया। बट ये एक न्यूज बेस्ड क्रैश आप इसको कह सकते हो, जो छोटे पर डे हमें अभी देखने को मिल रहे हैं। क्रैश भी आपको समझ में आ गया। करेक्शन कौन बताएगा, करेक्शन क्या होता है? करेक्शन क्या होता है कौन बताएगा? अपने आप को अनम्यूट कर लियो भाई, बहुत सारे लोग अनम्यूट खड़े हैं। गगनदीप मेहरा, चलो करेक्शन। सर प्रॉफिट बुकिंग। हाँ कौन, क्या नाम है आपका, कौन बोले? करेक्शन अजीत। मींस ये होता है ना कि आपका स्टॉक कितना नीचे आ गया, कितना परसेंट नीचे आ गया, लाइक 20%। एक रैली चल रहा था, एक ट्रेंड था अप ट्रेंड का। हेलो हाँ हेलो, सर, कृष्णा बात कर रहा हूँ। हाँ कृष्ण जी बोलिए। सर सर आपने क्वेश्चन क्या पूछा? करेक्शन। करेक्शन सर अभी जो टाटा पावर में जो चल रहा है उसे करेक्शन ही कह सकते हैं। हाँ मैं टाटा थोड़ा सा पावर एक्सप्लेन, में जो चल हाँ मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। कोई एक रैली थी, अप ट्रेंड में मार्केट था, फिर उसके बाद मार्केट एक जगह जाके थक जाता है और वो करेक्ट होता है थोड़ा सा, मतलब जो ट्रेंड था उसके ऑपोजिट थोड़ा सा आता है, उसको हम कहते हैं करेक्शन है। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में था, डाउन ट्रेंड नीचे 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 आया तो थोड़ा सा अगर ऊपर जाता है तो हम कहते हैं कि मार्केट जो है वो करेक्शन ले रहा है। करेक्शन का मतलब क्या होता है, जितना मार्केट ऊपर चढ़ा उससे थोड़ा सा ऑपोजिट साइड में चला जाना, राइट। चलिए डिविडेंड क्या होता है कौन बताएगा? डिविडेंड कौन कौन अनम्यूटेड? डिविडेंड क्या होता है? सर प्रॉफिट पार्ट को जो डिस्ट्रीब्यूट करती है कंपनी ना, उसे डिविडेंड कहते हैं सर। हाँ चलिए बढ़िया, समझ लीजिए। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसे नहीं समझ में आएगा। आप कोई भी एक स्टॉक परचेज किया हो, समझ लो आपने टीसीएस का स्टॉक बाय किया हुआ है एंड टीसीएस का शेयर बढ़ रहा है, बायर एंड सेलर्स आ रहे हैं, बट यहाँ पे टीसीएस आपको कोई प्रॉफिट नहीं दे रहा है। टीसीएस ने एक बार आईपीओ लॉन्च कर दिया, टीसीएस ने उससे पैसा ले लिया, यहाँ पे टीसीएस का रोल खत्म हो गया। अब मार्केट में रोज जो उतार चढ़ाव हो रहा है इसमें से टीसीएस ना ही आपसे कुछ ले रहा है, ना ही टीसीएस आपको कुछ दे रहा है। बट ओवरऑल अगर आप टीसीएस के शेयर होल्डर हो, आप टीसीएस के शेयर्स को होल्ड करते हो, आप रखते हो, राइट, तो उसका भी कोई एक हक बनता है, कोई एक फर्ज बनता है कि वो अपने शेयर होल्डर्स को कुछ दे, क्योंकि वो प्रॉफिट अगर बना रहा है ऑल ओवर तो अपने शेयर होल्डर्स को भी उसको देना चाहिए। ये कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई रूल नहीं है कि डिविडेंड है तो देना ही पड़ेगा या बोनस देना ही पड़ेगा, ये सब अपनी खुशी से होती है। तो यहाँ पे जो कंपनीज कोई कैश डिविडेंड डिक्लेयर करता है, कोई स्टॉक डिविडेंड डिक्लेयर करता है, ज्यादातर कैश डिविडेंड आपको देखने मिलते हैं, तो आपके पर शेयर के हिसाब से 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, इसके हिसाब से आप लोग को कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है और वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आता है, उसे हम कहते हैं डिविडेंड, राइट। अभी जो डेली समझ लीजिए आपको, अगर आपको लगता, बहुत सारे लोग ऐसे लगता है कि सर एसबीआई, मेरे को एक दिन फोन आया, कह रहे भैया सर एसबीआई तो चोर है, मुझे 4000 का लॉस दिला दिया उन लोगों ने, ये पैसा एसबीआई खा लिया होगा ना। तो ये बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। आप जो डेली आप ट्रेड कर रहे हो, उस वहां पे जो भी प्रॉफिट एंड लॉस लग रहा है, आपके जैसा ही कोई आपके अपोजिट में बैठा है या कोई बड़ा ट्रेडर बैठा है जो कि आपके प्रॉफिट्स, आपके लॉसेस को ले रहा है। मार्केट सिर्फ और सिर्फ एक टूल है, एक फुलिश बंदे के जेब से पैसे को निकाल के एक इंटेलिजेंट बंदे के जेब में ट्रांसफर करने का एक टूल है बस। यहाँ पे जो कंपनीज शेयर इशू हो गए हैं कंपनीज के, वो ना एक पैसा ले रही हैं आपसे, ना एक पैसा आपको दे रही हैं। स्प्लिट क्या होता है कौन बताएगा? स्प्लिट सर शेयर्स को डिवाइड करना नंबर ऑफ पार्ट्स में, बोल यूनिट में। क्यों होता है ये? कुछ आइडिया थोड़ा सा, क्यों करते हैं ऐसा? लाइक सर कोई कंपनी अपना ना शेयर्स को बढ़ाना चाहती है, लाइक मतलब बोनस शेयर को स्प्लिट करना, ऐसे कुछ होता है। एग्जैक्ट नहीं, ठीक है मैं बता रहा हूँ। एक स्टॉक है, कोई भी डिक्सन टेक्नोलॉजी लगाता है, डिक्सन 2000 से चला था स्टॉक एंड 20,000 पे पहुंच गया, राइट। 2000 से चल के
20,000 में पहुंच गया। अब जब 2,000 का था फिर तो वहां पे बहुत बढ़िया ट्रेडर्स आ रहे थे, लोग बाय करते थे, लोग ट्रेडिंग करते थे, बढ़िया लिक्विड काउंटर था। लेकिन जब वो 20,000 का हो गया वहां पे कोई ध्यान ही नहीं देता। जैसे कि आप लोग भी कहते हो सर कोई सस्ता शेयर बताओ, सस्ता, ये नहीं, ये इसमें ट्रेडिंग नहीं करेंगे, कोई सस्ता बताओ, 300 रुपए के नीचे बताओ। तो यहाँ पे क्या होगा, वहां पे लिक्विडिटी कम हो जाती है बिग शेयर्स में। तो वो क्या करते हैं, अपने फेस वैल्यू को स्प्लिट कर देते हैं, अपने स्टॉक्स के टुकड़े कर देते हैं कि भाई ये अभी पूरा क्योंकि देखिए शेयर्स तो अनलिमिटेड नहीं है, एक कंपनी का वैल्यूएशन डिसाइड होता है, उस वैल्यूएशन के टुकड़े किए जाते हैं एंड उसमें शेयर्स जनरेट होते हैं। शेयर्स तो कंपनी के फिक्स ही होते हैं। अगर किसी कंपनी के 10 लाख करोड़ शेयर हैं, 10 लाख करोड़ शेयर में 6 लाख करोड़ शेयर कंपनी के पास है, 4 लाख करोड़ शेयर मार्केट में फ्लोट है। अब स्प्लिट करने से क्या होता है, शेयर्स की क्वांटिटी बढ़ जाती है, प्राइस स्प्लिट हो जाता है। मतलब 20,000, अब समझ लीजिए अगर उसने कह दिया कि 1:5 के रेशो में हम इसको स्प्लिट कर देंगे 20,000 के शेयर को, तो क्या होगा, इसका प्राइस जो है 4 5 20 जो है 4,000 का प्राइस आ जाएगा और शेयर, एक शेयर के बदले आपके 5 शेयर हो जाएंगे। आपका शॉर्ट टर्म में इमीडिएट कोई फायदा नहीं हुआ। अब जैसे समझ लीजिए किसी स्प्लिट का, स्टॉक के स्प्लिट का न्यूज आया, 20,000 पे स्प्लिट शेयर चल रहा है, स्प्लिट का न्यूज आया, आपको पता लगा 1:5 में स्प्लिट होगा, मतलब एक शेयर के बदले 5 शेयर मिलेंगे। आप तो खुशी से झूम उठे कि चलो यार कहीं से यहाँ वहां से पैसा पकड़ के 20,000 का शेयर है, 10 शेयर ले लेता हूँ, 2 लाख रुपए लगा देता हूँ, अब तो मैं राजा हूँ, बस 5 गुना हो जाएगा मेरा पैसा। ऐसा नहीं होने वाला है वो, बल्कि हो सकता है शॉर्ट टर्म में वो आपको और नुकसान दे दे। एक टाइड वाटर नाम का शेयर था, बहुत सारे लोग ट्रैप हुए, बहुत सारे लोग, एंड उनकी इन्वेस्टमेंट अभी आधे के आधे रह गए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इनको फायदा किनको होगा, ये लॉन्ग टर्म में जो रहते हैं। जब ये स्टॉक समझ लीजिए एक के बदले 5 मिल गया और स्टॉक का प्राइस 4,000 आ गया, ये जब 4,000 से 20,000 फिर पहुंचेगा ना, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल में, उनको बेनिफिट होगा जब फिर से वो स्प्लिट होगा। कैसे, विप्रो का स्टॉक अगर आप देखोगे, विप्रो के स्टॉक में किसी ने, कहते हैं किसी ने अगर 1980 1990 के आसपास 10,000 रुपए भी लगाया होता तो आज 700 करोड़ रुपए या 1,000 करोड़ रुपए उसके पास होता। कैसे होता, ये स्टॉक्स, जबकि प्राइस तो इतना नहीं बढ़ा है, 70 रुपए का शेयर था, या फिर मैं कहता हूँ 1 रुपए का शेयर था, 1 रुपए का शेयर जो है अभी 600 का हो गया, तो क्या इतना पैसा बढ़ जाता, 600 गुना ही होता? नहीं, शेयर्स भी मल्टीपल टाइम बढ़ गए हैं, अभी लाखों के हिसाब से शेयर हो गए हैं। तो ये होता है स्प्लिट, राइट। बोनस कौन बताएगा, बोनस क्या होता है? कोई है भाई? प्रियांशु, शिव प्रसाद, राकेश झुंझुनवाला, तनवीर आलम, मैं बता देता हूँ। चलो, बोनस क्या होता है, जब भी ये भी कंपनी का अपना खुद की मर्जी होगी, कंपनी की खुशी होगी। कंपनी कई बार क्या होता है, खुशी से जब उनका बढ़िया प्रॉफिट होता है या बढ़िया वो चल रहे होते हैं, या फिर शेयर्स की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए आप कह दीजिए, बहुत सारी इंटरनल न्यूज़ेस भी होती हैं, इंटरनल वजह भी होती है, यहाँ पे सेम स्प्लिट के जैसा काम किया जाता है। जैसे स्प्लिट में हुआ था 1:5, सेम अब डिक्सन है। डिक्सन समझ लीजिए 10 रुपए का फेस वैल्यू था इसका, F20 का 10 रुपए था, और ये 1:10 में स्प्लिट कर दिया। अब फेस वैल्यू कितना हो गया, 1 रुपए हो गया। अब ये क्या जिंदगी में कभी स्प्लिट कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे, 1 रुपए से नीचे कोई भी फेस वैल्यू नहीं होती है। अब मान लीजिए डिक्सन यही स्प्लिट ना करके यहाँ पे बोनस अनाउंस किया होता 1:10 का या 1:2 का किया होता, तो क्या होता, फेस वैल्यू यहाँ पे बिल्कुल भी स्प्लिट नहीं होता, फेस वैल्यू जैसे का तैसा रहता, सिर्फ शेयर्स जो है डबल हो जाते हैं, शेयर्स जो है ट्रिपल हो जाते हैं, लेकिन शेयर्स का प्राइस जैसे स्प्लिट के टाइम में होता है आधा होता है, वैसे ही हो जाता है। जितने टाइम बोनस मिल रहा था उतने टाइम में एडजस्ट हो जाता शेयर का प्राइस। क्यों? ऐसा अगर नहीं होगा तो क्या होगा, तो बिना फालतू का ही कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ जाएगी, कंपनी का वैल्यूएशन उतना ही रहेगा, बस कंपनी में नंबर ऑफ शेयर्स ज्यादा हो जाते हैं, ये होता है बोनस। आपके शेयर्स बढ़ जाएंगे, फिर मान लो बाई चांस आने वाले टाइम में स्प्लिट भी दे सकता है कंपनी, है ना, और कंटिन्यू बोनस दे सकता है, ये होते हैं। मतलब आपके शेयर्स मल्टीपल टाइम हो जाएंगे और वहां पे लिक्विडिटी आ जाएगी, स्टॉक फिर से भागने लग जाएगा ऊपर जो रुका हुआ था। अच्छा, क्वार्टरली रिजल्ट कौन बताएगा, क्वार्टरली रिजल्ट क्या होता है? बहुत सारे लोग पूछते हैं Q1 Q2 Q3 Q4, ये क्या होता है Q1 Q2 Q3 Q4? कंपनी हर 3 महीने बाद अपने रिजल्ट अनाउंस करती है, उसे क्वार्टरली रिजल्ट कहते हैं ना सर। हाँ, मैं बता रहा हूँ, एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं,
एक साल में 4 तिमाही होते हैं। इन तिमाही में कंपनी को अपना प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करना होता है सेबी के साथ या एक्सचेंज के साथ। क्यों करना होता है? क्योंकि हम शेयर होल्डर है कंपनी के, या बहुत सारे लोग शेयर होल्डर है कंपनी के, उनको ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि कंपनी में एक्चुअल में क्या हो रहा है, जो नॉर्मल शेयर। जबकि एसएमईज जो है, एसएमई शेयर जो होता है, उनको बल्कि सिर्फ ईयर में 2 टाइम ही बैलेंस शीट दिखाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि छोटी कंपनी होती है तो खर्चा ज्यादा होगा, लेकिन जो बड़ी कंपनी है उनको 4 बार ईयर में अपना बैलेंस सारा डिस्क्लोज करना पड़ता है कि बैलेंस शीट में क्या चल रहा है, कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस, कंपनी पैसे बना भी रही है, नहीं बना रही है, क्या काम करी, कहीं कंपनी में कोई गबन तो नहीं चल रहा है। क्योंकि पब्लिक का पैसा उन लोगों ने लिया है तो पब्लिक को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ये होता है क्वार्टरली रिजल्ट। अब कई बार होता है क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आया तो स्टॉक चढ़ जाता है। आप बिलीव कीजिए, जब ट्रेडिंग के टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, ट्रेडिंग जब भी मैं कर रहा हूँ, सबसे ज्यादा टाइम क्वार्टरली जब रिजल्ट का टाइम होता है ना, उस रिजल्ट के टाइम में मैं अच्छा पैसा बनाता हूँ। क्योंकि वहां पे मुझे पता है जो अच्छी कंपनीज हैं वो कैसा रिजल्ट पेश करेंगी। कई बार मैं न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग कर लेता हूँ, जबकि मैं कहता हूँ नहीं करना चाहिए, लेकिन कई बार मैं कर लेता हूँ न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग। वो क्यों करता हूँ? स्विंग ट्रेड होता है। अगर मान लीजिए रिजल्ट मुझे चांस है बहुत अच्छा आएगा, अगर मान लो वो रिजल्ट गंदा दे भी देता है और स्टॉक गिर भी जाता है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, वो अच्छा स्टॉक है, वो उसने परफॉर्म करना ही करना है। लेकिन अगर रिजल्ट अच्छा आ गया तो बूम हो जाएगा। तो रिजल्ट के सीजन में क्या होता है, बोनस भी आते हैं, डिविडेंड भी आता है और बायबैक आता है। बायबैक क्या होता है वो भी बताता हूँ, ठीक है ना, ये सब चीजें होती हैं। तो ये होता है क्वार्टरली रिजल्ट। अब बायबैक क्या होता है, कौन बताएगा? बायबैक, ये सब टर्म्स नोट करिए। बायबैक क्या होता है? वो सर कंपनी की मतलब एम्प्लॉय लोग को ना कुछ शायद शेयर्स दिया जाता है, उसे बायबैक करती है कंपनी, कुछ ऐसा होता नहीं है। नहीं, मैं बता रहा हूँ। कंपनी बायबैक का मतलब क्या होता है, कंपनी अपने ही शेयर्स को मार्केट से वापस उठा रही होती है। मोहित राणा जी बताना चाह रहे हैं कुछ, क्या मोहित राणा जी कह रहे हैं? मोहित राणा अलाउ कर दिया भाई आपको। चलिए, कंपनी अपने ही शेयर्स मार्केट से उठा रही होती है। कंपनी को ये लगता है, क्यों उठाएगी? कंपनी को हो सकता है लग रहा है कि आने वाले टाइम में मेरा कंपनी बहुत ज्यादा ग्रोथ करेगा, बहुत ज्यादा आगे जाएगा, है ना, या कंपनी के पास पैसा ज्यादा है, वो अपना स्टेक बढ़ाना चाह रही है। तो यहाँ पे कंपनी अपने ही शेयर्स, करंट मार्केट समझ लीजिए एसबीआई है, एसबीआई का जो मार्केट भाव है वो 500 रुपए है, तो कंपनी बायबैक का ऑफर लाती है कि भैया मैं ऐसे करूंगी, आप लोगों से 520 रुपए में शेयर खरीद लूंगी, मैं आप लोगों से 520 रुपए में शेयर खरीद लूंगी, आप लोग अप्लाई करो बायबैक के लिए। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, कहते हैं ये सोना है भाई। क्यों? अब टीसीएस का या फिर इसका इन्फोसिस का बायबैक आया था, मैंने एक भी शेयर नहीं दिया, मुझे पता है वो खरा सोना है, जो दे देगा वो बेवकूफ बनेगा। उस टाइम मेरे तरफ से 2200 रुपए के आसपास चल रहा था टीसीएस का भाव, और अभी आप देख लो कहाँ पे है टीसीएस, 3500 रुपए के आसपास, 3600 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर मैं 2200 रुपए का करंट भाव था, मैं 2400 के लालच में दे देता कि 200 रुपए महंगा में ले दिए, तो आज मैं 3500 रुपए देख नहीं पाता। तो ये होता है बायबैक, कंपनी अपने शेयर्स मार्केट से खुद उठा रही है। मोहित भैया आपको अनम्यूट तो किया है मोहित भाई, आपको खुद अनम्यूट करना पड़ेगा, मैं अलाउ कर दिया था, आपको अनम्यूट करना पड़ता। ठीक है, तो ये होता है बायबैक। अब ओएफएस क्या होता है? ऑफर फॉर सेल, ओएफएस। ओएफएस बहुत सारे लोग होते हैं, ओएफएस क्या होता है, कौन बताएगा? हाँ कौन? हेलो सर, मोहित बोल रहा हूँ सर। हाँ मोहित भाई बोलिए, ओएफएस क्या होता है? सर ओएफएस जैसे ये कंपनी लिस्ट होती है तो उनको 3 साल के अंदर 75% प्रमोटर होल्डिंग रखनी पड़ती है। अगर ज्यादा है तो वे फिर अपने शेयर बेचते हैं मार्केट में। अगर ज्यादा नहीं है, अगर 75% ही है या 74% है, फिर क्या नहीं ला सकते ओएफएस? सर ला सकते हैं। हाँ बिल्कुल, जब कंपनी को लगता है कंपनी को पैसे की जरूरत है, जैसे अभी पीछे यस बैंक में पैसों की जरूरत थी, तो उन्होंने क्या किया, 10 रुपए में या 12 रुपए में पता नहीं ओएफएस लेके आ गए। कंपनी का भाव जबकि था 15 रुपए। तो क्या होता है, कंपनी जो कहती है कि मार्केट रेट में आपको 15 रुपए में मिल रहा है, आप मेरे से डायरेक्टली खरीदो, मेरा जो स्टेक होल्डर है मैं वो स्टेक होल्डर बेचूंगा, आपको 13 रुपए में बेच दूंगा। तो यहाँ पे ओएफएस होता है, ऑफर फॉर सेल का। या फिर कंपनी को पता होता है कि कंपनी में कोई प्रॉब्लम है, या कंपनी को लगता है कि उनके पैसे डूब रहे हैं, कंपनी डूब सकती है, ये बहुत कुछ होता है, अपना अपना विचार धारणा है। अगर आप फंडामेंटल स्ट्रांग कंपनी है, कंपनी को एक्चुअल में जरूरत है पैसे की, तो भी ओएफएस को लेके आते हैं कि मार्केट से पैसा उठाएंगे तो उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, उनको ब्याज देना पड़ेगा, लेकिन अपने ही अगर शेयर भेज दे तो ना उनको ब्याज जाएगा ना कुछ जाएगा, उनका खुद का पैसा रिलीज हो जाएगा और वो यूज कर लेंगे। ये होता है ओएफएस, राइट।
एजीएम क्या होता है? एजीएम बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, कल एजीएम है रिलायंस का, कल रिलायंस का एजीएम में बहुत बढ़िया मूव आएगा, मार्केट वॉलेटाइल रहेगा। एजीएम क्या है? एनुअल जनरल मीटिंग सर। हाँ, एनुअल जनरल मीटिंग है। ये क्या होता है? साल में एक बार जो सीईओ है, जो रिलायंस के चेयरपर्सन है, या फिर किसी भी कंपनी के चेयरपर्सन है, वो कुछ चीजें अनाउंस करते हैं कि आने वाले टाइम में वो कंपनी को कहाँ देख रहे हैं, क्या चीज करने वाले हैं, क्या चीज नया आने वाला है, ये सब कुछ कंपनी जो है, हाँ ये बायबैक का उल्टा है बिल्कुल। तो एजीएम में सब कुछ वो डिस्क्लोज करते हैं। तो अगर कुछ अच्छी चीजें बोलते हैं, जैसे हम तो सोच रहे थे कि ओएफएस में अनाउंसमेंट आएगा कि जो रिलायंस का ये क्या है, सऊदी वाला, सऊदी अरामको का डील, और इनका डील के बारे में कुछ बात करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, शेयर प्राइस गिर गया था। तो एजीएम में बेसिकली क्या होता है? एनुअल जनरल मीटिंग होती है, वहां पे वो सब कुछ डिस्कशन करते हैं, सब कुछ डिस्क्लोज करते हैं कि आने वाले टाइम में वो अपनी कंपनी में क्या करने वाले हैं, राइट। अच्छा, रिकॉर्ड डेट क्या होता है? रिकॉर्ड डेट, चलिए मैं बता देता हूँ। ये भी रिकॉर्ड डेट क्या होता है? मान लीजिए किसी कंपनी ने डिविडेंड अनाउंसमेंट किया, जैसे हमने अभी डिविडेंड पढ़ा, तो किसी कंपनी ने डिविडेंड अनाउंसमेंट किया, बट हर एक चीज का, चाहे बोनस है चाहे डिविडेंड, उसमें एक रिकॉर्ड डेट रखना पड़ता है। ऐसे थोड़ी किसी को भी वो उठा के दे देंगे, है ना। रिकॉर्ड डेट पहली बार सुना, ठीक है, रिकॉर्ड डेट किसी को भी थोड़ी उठा के दे देंगे। अब डिविडेंड समझ लीजिए, किसी कंपनी ने कहा कि मैंने डिविडेंड 5 रुपए का अनाउंस किया है, और जो रिकॉर्ड डेट उसका है वो है 16 दिसंबर। 16 दिसंबर रिकॉर्ड डेट है, मतलब 16 दिसंबर तक आपके पास ये शेयर होना चाहिए। चाहे डिविडेंड का डेट है 18 तारीख को, 18 तारीख को डिविडेंड मिलेगा। आप सोचोगे मैं 17 को खरीद लूंगा तो मुझे डिविडेंड नहीं मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। आपके डीमेट में 16 तारीख तक ये शेयर होना चाहिए। रिकॉर्ड डेट से पहले एक एक्स डेट आता है, रिकॉर्ड डेट से पहले एक आता है एक्स डेट। एक्स डेट तक आपके डीमेट अकाउंट में वो शेयर होना चाहिए। चाहे बायबैक के लिए ये ऑफर है, और चाहे अगर मैं बात करूं ये ऑफर, ये रिकॉर्ड डेट जो है ओएफएस के लिए है, ये रिकॉर्ड डेट चाहे बोनस के लिए है, चाहे स्प्लिट के लिए है। रिकॉर्ड डेट का मतलब क्या है? उस डेट तक आपके डीमेट अकाउंट में शेयर होना चाहिए, तभी आप उस बेनिफिट के लिए, उस चीज के लिए एलिजिबल है, अदरवाइज आप उस चीज के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, मैंने बहुत मुश्किल से सोच सोच के ये वर्ड्स लिखे हैं, अब पता नहीं ये सारे कवर हुए हैं या नहीं। बिड प्राइस क्या है, आस्क प्राइस क्या है, हमने डिस्कशन कर लिया है। बिड प्राइस किसे कहते हैं? बायर जो खड़ा होता है मार्केट में, जो बायर है, बायर बिड लगाता है। कहीं भी आप बोली में जाते हो जहां पे नीलामी हो रही होती है, एक बंदा घंटी लेके ऊपर स्टेज पे खड़ा रहता है, वो टन टन करता है 1 2 3, और नीचे बहुत सारे बिडर्स खड़े होते हैं। वो क्या करते हैं? बिडिंग करने जाते हैं। वो बायर है, उनको खरीदना है। और एक बंदा जो ऊपर खड़ा है वो क्या है? वो आस्कर है, वो ऑफर कर रहा है, वो ऑफर प्राइस है। तो बिड प्राइस क्या होता है? जो बायर होते हैं वो बिड प्राइस कहते हैं। रोल ओवर में ऐड कर लेता हूँ। आस्क मतलब क्या होता है? वो पूछ रहा है कि इस प्राइस में आप लोगे क्या। नेक्स्ट, रोल ओवर क्या होता है? कौन बताएगा? रोल ओवर, रोल ओवर क्या होता है? कौन बताएगा? बहुत सारे लोग अनम्यूट किए हुए हैं भाई, रोल ओवर बताओ। देखो फायदा हो रहा है ना इस चीज का, किसको किसको लग रहा है इस चीज का बहुत फायदा है, बहुत कुछ नया नॉलेज मिल रहा है? आयुष जी बताएंगे रोल ओवर क्या होता है। लो आयुष जी को अनम्यूट करता हूँ। अब यहाँ पे दो आयुष है, मैं दोनों को अनम्यूट कर दिया हूँ, जिनको आता है बोल रहे हैं। सर देखिए सर, रोल ओवर वो होता है सर, रोल ओवर से फ्यूचर एंड ऑप्शंस में होता है। सर सोचिए मैंने अगर एसबीआई के वो लिए, वो फ्यूचर्स लिए मैंने जनवरी का, तो मुझे जब डेट आने लगती है तो मुझे उसको रोल ओवर करना पड़ता है। तो मुझे मतलब उसको बेच के फरवरी का बाय करना पड़ता है। बाय करना पड़ता है। बिल्कुल राइट, रोल ओवर। हाँ राइट। रोल ओवर क्या है? आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 500 रुपए में फ्यूचर बाय किया है, आपका प्राइस जो है वो 480 रुपए आ गया, और कल एक्सपायरी है, या परसों या 4 दिन बाद की एक्सपायरी है। आपको लॉस नहीं बुक करना है, लेकिन वो जबरन आपको काटना पड़ेगा। ज्यादा पैसा नहीं है कि आप डिलीवरी ले लो, ज्यादा पैसा नहीं है कि डिलीवरी ले लो। तो क्या करोगे आप? इस महीने का फ्यूचर काट के, इस महीने का फ्यूचर काट के अगले महीने का फ्यूचर आपको बाय करना होता है, उसे हम कहते हैं रोल ओवर, राइट। ये आप ऑप्शंस में भी होता है। वीकली एक्सपायरी आपके पास पड़ा हुआ है, आज एक्सपायरी है लेकिन आपको लॉस हो रहा है, क्या करोगे भैया? अगले महीने का बाय करना पड़ेगा, अगले वीक का बाय करना पड़ेगा, ये होता है।
जनरल नॉलेज इंक्रीजिंग, सिर्फ प्रॉफिट नाम सुना था पहले। हाँ, ये सब चीजें हमें नहीं पता। फॉरेन मार्केट के बारे में बताएंगे, सब बताएंगे आज, चिंता मत करो, आज बहुत कुछ बताएंगे। ब्रोकर क्या होता है पता है? जो भी स्टॉक, जो भी हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, बहुत सारे ब्रोकर्स है मार्केट में, एंजल ब्रोकिंग, अप स्टॉक, ये उनका शेयर नहीं है। अभी आपको एक कहानी बताता हूँ। हमारे मोहल्ले में मेरी वाइफ से एक आंटी पूछती है कि आपका पति क्या करता है, आपका हस्बैंड क्या करता है? वो कहती है शेयरों का काम है उनका। अच्छा अच्छा अच्छा, शेयरों का काम है, कहाँ से मंगाते हो, दिल्ली से या मुंबई से? वैसे दिल्ली में अच्छे मिलते हैं, कहाँ से मंगवाते हो? तो मतलब ऐसे ऐसे लोग होते हैं। कई लोग, एक बंदा और ऐसे ही ऑफिस में आता है, अरुण बैठा होता है, अरुण से पूछता है और काम करके कैसा चल रहा है? कह रहा है बहुत बढ़िया चल रहा है। और बिक रहे हैं शेयर? हाँ। वो कह रहा है हाँ हाँ बिक रहे हैं। चलो बढ़िया है ना, बिकने चाहिए भाई, बिकने चाहिए। हमने भी दुकान खोली हुई है, कभी कस्टमर आते हैं कभी नहीं आते हैं, तो मतलब लोगों की बहुत सारी धारणा है, लोगों को नहीं पता है भाई। तो यहाँ पे कुल मिला जुला के ये कहना है कि जब भी आपको रिलायंस का शेयर खरीदना है तो आप डायरेक्टली रिलायंस के पास नहीं जाओगे, वो किसी ब्रोकर के थ्रू आपको मिलता है। तो एंजल ब्रोकिंग, अप स्टॉक, इनके पास शेयर्स नहीं होते हैं। जैसे मेरे से पूछा कहाँ से लाते हो, लुधियाना से। आप कभी एंजल ब्रोकिंग से मत पूछना कि भाई रिलायंस के शेयर लाते कहाँ से, वे थोड़े से सही नहीं चल रहे हैं, ज्यादा गिरते हैं, चढ़ते कम है। तो ब्रोकर के पास नहीं होता है, ठीक है ना, ये ब्रोकर के पास नहीं होता है। यहाँ पे ब्रोकर सिर्फ और सिर्फ बायर एंड सेलर की मीटिंग करता है, इसे ब्रोकर कहते हैं। एक्सचेंज क्या है? एनएससी, बीएससी है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक बंदे को, कोई को ये पूछूंगा कि इंडिया में कितने एक्सचेंजेस हैं, फेमस एक्सचेंजेस कितने हैं, जिन वो आप बताओ जरा। प्लेज भी बताएंगे क्या होता है। इंडिया में कितने एक्सचेंजेस हैं, एक्सचेंज कितने हैं, कौन बताएगा? कौन बताएगा? बोलो बोलो, मुंह से बोलो। राकेश भाई, कौन है भाई? हाँ जी, संदीपा जी बोलिए। सर पहले 3 थे, एक बंद हो गया, अभी एनएससी है, बीएससी है, और एक कलकत्ता का जो था वो बंद हो गया बिकॉज ऑफ कुछ स्कैम की वजह से। नहीं, कलकत्ता का तो आप जो बता रहे हो ना, हर एक सिटी का एक एक्सचेंज होता है। एक कलकत्ता, जैसे कलकत्ता है वैसे बीएससी है, वैसे दिल्ली का भी है, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज। दिल्ली में भी अभी एक नया गाना आया है, ये किसका है, मुंबई का निखिल है, उसने एक गाना निकाला है, और ये ट्रेडिंग एंथम करके ऐसा कुछ उसने निकाला है। उसमें देखना दिल्ली का स्टॉक एक्सचेंज उसने दिखाया हुआ है। तो दिल्ली में भी होता है, वो अलग है, वो छोड़ दीजिए, वो मेजर, उसको मेजर नहीं कहेंगे। मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस कौन से हैं? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी है, एंड बीएससी है, और भी है। एमसीएक्स है। एमसीएक्स में क्या होता है? गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, मतलब एमसीएक्स क्या है? मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। बेसिकली इसमें कमोडिटीज ट्रेड होती है। और भी है एनसीडीएक्स है। ये क्या है? नेशनल कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज। बेसिकली इसमें जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड चना है, या दाल की बात करें, या इलायची की बात करें, हल्दी की बात करें, और पहले आलू भी ट्रेड होता था, अभी फिलहाल आलू नहीं ट्रेड हो रहा है, बंद हो गया है। सोयाबीन ट्रेड होता है, जीरा ट्रेड होता है ना, ये होता है। नहीं, एनएचडीएल नहीं दोस्त, एनएचडीएल जो है वो डिपोजिटरी है, वो बताऊंगा अभी डिपोजिटरी क्या होता है आयुष भाई। एनएचडीएल नहीं एक्सचेंज है, ठीक है। एक और भी इससे पहले एक्सचेंजेस बहुत सारे थे। एक और अभी नया एक्सचेंज स्टार्ट हुआ है, आईईएक्स नहीं है, आईसीईएक्स, सॉरी, आईसीईएक्स। ये क्या है? इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज है। यहाँ पे बेसिकली स्टील ट्रेड होता है, स्टील लॉन्ग। रायपुर के जो लोग होंगे, रायपुर में बिलेट होता है, इंगट होता है, इंगट और बिलेट ट्रेड होता है यहाँ पे बेसिकली। और जो गुजरात के पास होंगे, गुजरात में शिप, जहाँ पे कटिंग होती है, शिप की चीजें, चादरें, वो ट्रेड होती हैं। तो बहुत सारे एक्सचेंजेस है। बेसिकली ये 4-5 एक्सचेंजेस है, ये आपके माइंड में होना चाहिए। एनएससी, बीएससी, एनसीडीएक्स और आईईएक्स, ये 4 एक्सचेंजेस है, ठीक है। ये है। अच्छा, अभी डिपोजिटरीज क्या है? डिपोजिटरी कौन बताएगा? डिपोजिटरी क्या है और कितने डिपोजिटरी हैं? हाँ, एनर्जी ट्रेडिंग एक्सचेंज भी है, बिल्कुल है भाई, बट उसका अभी ट्रेड नहीं होता है ना। जो क्या कहते हैं, बिजली ट्रेड, वो कह रहे हैं कि हम इलेक्ट्रिसिटी लेके आएंगे ट्रेड करने के लिए, लेकिन अभी पब्लिकली ट्रेड नहीं होता है। अच्छा, तू है ऋतुराज जी को अनम्यूट करूँ जरा, बताऊं डिपोजिटरी। राकेश भाई, आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो सर? सीडीएसएल और एनएससीडीएल। हाँ, सीडीएसएल एंड एनएचडीएल, क्या काम है इन लोगों का? एनएचडीएल, इनका काम है सर एक्सचेंज की निगरानी करना, और नहीं अकाउंट को
वो करना। नहीं, मैं बता रहा हूँ, जो आप शेयर्स खरीदते हो ना, जैसे आपके पैसे सेविंग्स अकाउंट में पड़े रहते हैं, ये भी एक तरह से शेयर्स का सेविंग्स अकाउंट है, या फिर कह दो वेयर हाउस है, या फिर कह दो कोल्ड स्टोर है शेयर्स का, जहाँ पे सबके शेयर्स जमा होते हैं, सबके शेयर्स रखे जाते हैं, एक तरह से सेविंग्स अकाउंट है वो, शेयर्स रखते हैं वहां पे। आप जो भी शेयर खरीदते हो, आपका ब्रोकर से आपका कोई लिंक नहीं है। एंजल ब्रोकिंग से आपने शेयर खरीदा, कल को एंजल ब्रोकर भाग जाए, बंद हो जाए, खत्म हो जाए, आपका शेयर कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि आपका जो शेयर है वो सीडीएसएल में ट्रांसफर कर दिया गया है। सीडीएसएल जो है, वहां पे सीडीएसएल डिपोजिटरी है, वहां पे आपका शेयर जो है जमा होता है। एनएचडीएल भी सेम वैसे ही डिपोजिटरी ही है। एनएचडीएल में भी आपका शेयर्स होते हैं। कई ब्रोकर का टाई अप एनएचडीएल के साथ होता है, कईयों का सीडीएसएल के साथ होता है, और कईयों का दोनों के साथ होता है। जो आपका डीमैट अकाउंट ओपन होता है, वो डीमैट अकाउंट ये सीडीएसएल या एनएचडीएल में ही ओपन होता है। जो आपको एएमसी पे करना पड़ता है, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, वो इनको ही पे करना पड़ता है। और बहुत सारी और भी जब आप ट्रेड कर रहे होते हैं, अभी आगे मैं बताऊंगा, बहुत सारे वहां पे चार्जेस वगैरह लगते हैं, वो इनको जाते हैं। निगरानी जो है वो सेबी करेगा। सेबी क्या होता है? सेबी निगरानी करेगा। ठीक है। अच्छा, रियलाइज पीएनएल आप लोगों ने देखा होगा, दो तरह का पीएनएल दिखता है हमें, एक रियलाइज, एक अनरियलाइज। तो कौन बताएगा रियलाइज और अनरियलाइज में क्या फर्क है? ये हम देखते हैं अपने पोर्टफोलियो में, या फिर एंजल ब्रोकिंग का हर वीक में मेल आता है। किसको आता है भाई एंजल ब्रोकिंग का मेल? जो एंजल ब्रोकिंग में, हाँ आप बोलो, आयुष भाई बोलो, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, क्योंकि आपके घर से बच्चे की आवाज आ रही थी कोई रोने की, इसलिए हमने आपको म्यूट कर दिया था। सर देखिए सर, पीएनएल होता है सर, जितना मेरा अभी तक प्रॉफिट हुआ है शेयर्स बेच के, तो उसको बोलते हैं पीएनएल, वो हम लोग का अभी तक का प्रॉफिट है। और रियलाइज्ड पीएनएल है जो मेरा अभी लॉस चल रहा है, सोचिए 9 लाख का लॉस चल रहा है और मुझे प्रॉफिट है 10 लाख का, तो उधर मेरा रियलाइज्ड पीएनएल में दिखाएगा 1 लाख का प्रॉफिट। बेसिकली एकदम आसान भाषा में समझे तो अनरियलाइज पीएनएल क्या है? आपने कोई स्टॉक खरीदा है, आपने 10 लाख का आपका पोर्टफोलियो है, 10 लाख के पोर्टफोलियो में आपको 5 लाख का प्रॉफिट चल रहा है, बट वो प्रॉफिट आपने क्या किया है? रियलाइज नहीं किया है, वो आपने बुक नहीं किया है। आज अगर सडन फॉल आ जाए तो कल ये प्रॉफिट जीरो भी हो सकता है। ये प्रॉफिट आपने बुक नहीं किया, ये सिर्फ किताबों में दिख रहा है, आपको बुक में दिख रहा है, आपके सिस्टम पे दिख रहा है, लेकिन ये आपने बुकिंग नहीं की है प्रॉफिट का। तो ये है अनरियलाइज प्रॉफिट, या फिर लॉस है तो अनरियलाइज। अभी यहाँ पे समझ लीजिए 10 लाख का पोर्टफोलियो है, उसमें किसी को 2 लाख का लॉस चल रहा है। अब वो क्या बोलेगा कि 2 लाख का लॉस हो गया? नहीं हुआ है, अभी ये अनरियलाइज्ड लॉस है। जब तक आप इसको बुक नहीं कर लोगे तब तक ये आपका लॉस रियलाइज नहीं होगा। अनरियलाइज्ड लॉस है। कल को अगर मार्केट एक सडनली गैप अप हो गया या सडन तेजी आ गई तो क्या होगा? आपको वो लॉस बुक नहीं हुआ है, वो आपका फिर प्रॉफिट में बदल जाएगा। ये होता है अनरियलाइज्ड और रियलाइज्ड में यही फर्क है। रियलाइज्ड मतलब जो आपने लॉस बुक कर लिया। इंट्राडे में भी सेम होता है। अभी हम देखते हैं, हम पैनिक होता है, हमारा दिल का धड़कन बढ़ रहा है, ये लॉस हो रहा है, लेकिन आपको पता है कि नीचे मेरा स्टॉप लॉस यहाँ लगा है। समझ लीजिए आपने 100 रुपए का एक बैंक निफ्टी का प्रीमियम लिया, आपके असल 70 का है, यहाँ से स्टॉक जो है वो 85 पे ट्रेड करने लगे। अब आपको पीएनएल में दिख रहा है कि मुझे 4000 का लॉस चल रहा है, 5000 का मुझे लॉस चल रहा है, लेकिन ये आपका अनरियलाइज्ड लॉस है। अभी जैसे ही आपका ये सपोर्ट जोन है, इस सपोर्ट जोन को टेस्ट करेगा मार्केट, अगर बाउंस बैक होगा तो सीधा आपका ये लॉस जो है प्रॉफिट में बदलने वाला है। लेकिन अनरियलाइज्ड लॉस को देख के लोग पैनिक होते हैं और अपना माल बीच में ही काट देते हैं और फिर कहते हैं कि मेरा लॉस बुक करने के बाद मार्केट ऊपर भाग गया, जबकि सपोर्ट यहाँ पे था, सपोर्ट को टेस्ट करने आ रहा था, वो रीटेस्ट लेने आ रहा था मार्केट। तो अनरियलाइज और रियलाइज में ये फर्क है। कॉन्ट्रैक्ट नोट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट नोट बहुत सारे लोग सुने हुए, कॉन्ट्रैक्ट नोट देख लेना, ये क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट नोट? हेलो सर। हाँ, कौन? सार्थक भाई? हाँ, कौन? मैं सर राकेश, मैं राकेश भाई। बताता हाँ, हूँ। कॉन्ट्रैक्ट नोट क्या होता है भाई? सर कॉन्ट्रैक्ट नोट होता है क्या है कि जैसे हमने जो भी दिन भर में ट्रेडिंग करते हैं या फिर जो भी इक्विटी को बाई सेल करते हैं या फिर कोई डिलीवरी में माल उठाते हैं या फिर ऑप्शन में जो भी ट्रेड करते हैं, उस दिन का पूरे का वो उसमें सर एक तरह से हिसाब कह सकते आता है, जिसमें कि सारे चार्जेस वगैरह लिखे हुए रहते हैं, ट्रांजेक्शन चार्ज कितने लगे, ब्रोकरेज कितना लगा, कितना क्वांटिटी बाई किया है, कितना सेल किया है सर, मतलब पूरा उसमें एक दिन का है ना, उसमें लिखा हुआ रहता है सारा कुछ। मैं बता दे रहा हूँ। पीएनएल सॉरी, ये कॉन्ट्रैक्ट नोट बेसिकली आपने सुबह से लेके शाम तक जो भी ट्रेडिंग की है, ब्रोकर डेली आपको वो भेजता होता है। डेली आपको एक कॉन्ट्रैक्ट नोट भेजता होता है। आपने सुबह से लेके शाम तक जो ट्रेड किया है
उसका पूरा ब्यौरा लिखा रहता है, कितना आपको ब्रोकरेज लगा, कितना सीटीटी लगा, सॉरी एसटीटी लगा, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, कितना उस पे आपको स्टैंप ड्यूटी लगा, हर एक स्टेट का अलग अलग स्टैंप ड्यूटी होता है, सब कुछ लगा, कितना ब्रोकरेज लगा, सब कुछ वहां पे डिटेल्ड में लिखा रहता है। आप लोगों ने करना क्या है, अब से जब भी ट्रेड करना है, ट्रेड करने के बाद 5 मिनट लगेगा, अपना ईमेल आईडी खोलना है, शाम को कॉन्ट्रैक्ट नोट को खोल के अच्छे से पढ़ना है, देखना है जो ब्रोकरेज लग रहा है 20 रुपए पर लॉट तो कहा जाता है, लेकिन 56 रुपए क्यों लगते हैं, 60 रुपए क्यों लगते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट नोट को आपको पढ़ोगे, एक तरह से वो रिसिप्ट होता है आपके मॉर्निंग से लेके सुबह तक का जो भी ट्रेड हुआ है वो। एसटीटी क्या होता है, एसटीटी होता है भाई सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, और सीटीटी होता है कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। मेरे मुंह से सीटीटी निकला क्योंकि मैंने सारी जिंदगी स्टार्टिंग के कमोडिटीज में बिताए हैं, सिल्वर, गोल्ड, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, इसलिए मेरे मुंह से सीटीटी ही निकल जाता है। क्योंकि ऐसे होता था सीटीटी 500 रुपए करोड़, पहले तो ये 20 रुपए नहीं चलता था, करोड़ का हिसाब होता था, 1 पैसा ब्रोकरेज, 500 रुपए करोड़, 700 रुपए करोड़, सस्ते से सस्ता ब्रोकर हम ढूंढते थे जो 700 रुपए करोड़, और एक दिन का जो टर्नओवर होता था वो 200 करोड़ 300 करोड़ का टर्नओवर हो जाता था। तो अब आप बोलोगे कि भाई इतना पैसा होता था, नहीं भाई, ये पहले लिमिट्स बहुत मिलते थे, 500 में नेचुरल गैस में ट्रेड होता था, अगर आपके 1 लाख रुपए 1 लाख में आप 500 करोड़ का भी ट्रेडिंग कर सकते थे। तो ये बेसिकली सारे होते हैं। सर, हाँ सर आपने कभी कैलकुलेट किया आपका ओवरऑल पर लॉट के बाइंग और सेलिंग में कितना लगता है? 56 रुपीज भाई, 56 रुपीज। ओ सर मेरा 43 लगता है। अच्छा चलो बढ़िया। अच्छा अभी कॉन्ट्रैक्ट, अभी मार्जिन क्या होता है कौन बताएगा? मार्जिन, आयुष भाई क्वेश्चन लेंगे, सबके क्वेश्चंस लेंगे, नोट डाउन कर लो। मार्जिन क्या होता है, हम देखते हैं ना मार्जिन। सर मार्जिन ये कि हम लोग का अकाउंट में कितना पैसा पड़ा हुआ है, और वो जो हम लोग सोचे अगर ऑप्शन खरीदे बैंक निफ्टी का तो उसमें हम लोग को लग रहा है 20,000 रुपीज, और हम लोग का अकाउंट में 25,000 रुपीज, तो वही हम लोग का 20,000 मार्जिन हो गया। हाँ मैं एक बार डिटेल बता, देखिए यहाँ पे 2 वर्ड्स यूज होते हैं बट लोग कंफ्यूज होते हैं, एक होता है एक्सपोजर, एक होता है मार्जिन। एक्सपोजर और मार्जिन में क्या फर्क है? अभी जो है ब्रोकर्स एक्सपोजर देना बंद कर दिए हैं। पहले क्या होता था कि 5 टाइम लिमिट मिलेगा, 7 टाइम लिमिट मिलेगा, मतलब आपके पास अगर 10,000 रुपए है, आप 10,000 रुपए से 5 टाइम आपको लिमिट मिलेगा, आप 50,000 की ट्रेडिंग कर सकते हो। अभी जो है वो लिमिट देना ब्रोकर्स बंद कर दिए, उसको एक्सपोजर कहते हैं। लेकिन मार्जिन क्या होता है? ये मार्जिन जो होता है ना, ये डायरेक्टली सेबी के तरफ से ही डिफाइन किया जाता है, एक्सचेंजेस की तरफ से, सॉरी एक्सचेंजेस की तरफ से ही डिफाइन किया जाता है, सेबी एंड एक्सचेंजेस की तरफ से डिसाइड किया जाता है। एक स्टॉक है HDFC बैंक, मान लेते हैं हम HDFC बैंक, और इसका जो अभी प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 1600 रुपए। अब इस 1600 रुपए के स्टॉक को बाय करने के लिए कितना % आपका वार लगेगा? वार होता है वैल्यू एट रिस्क, वार मार्जिन होता है। जैसे फ्यूचर्स में ट्रेड करने के लिए स्पैन मार्जिन होता है, वैसे कैश में ट्रेड करने के लिए, जो इक्विटी शेयर्स है, कैश है, उसमें ट्रेड करने के लिए वार मार्जिन होता है, वैल्यू एट रिस्क। वो डिसाइड करते हैं ELM, वहां पे डिसाइड होता है एक्सट्रीम लॉस डे, ELM ऐसा कोई डिसाइड होता है। वो क्या देखते हैं कि एक दिन में ये स्टॉक कितना वॉलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है, कितना एक्सट्रीम लॉस कर सकता है बंदे का, उसके हिसाब से मार्जिन मनी फिक्स होता है। बेसिकली अगर हम देखेंगे तो कई स्टॉक्स है जिनके 10% सिर्फ पे करना पड़ता है। आपको लगता है कि आपका ब्रोकर दे रहा है 1600 का स्टॉक, आपको 160 रुपए में बाय हो जाएगा, या 20% अगर मार्जिन मनी है, 20% बेसिकली होता है, 20% अगर है तो 380 रुपए में आपका 1600 का स्टॉक इंट्राडे के लिए बाय हो जाएगा। आपको लगेगा कि ये ब्रोकर आपको फैसिलिटी दे रहा है, लेकिन नहीं, ये सेबी की तरफ से फिक्स है एक मार्जिन मनी, 20% मार्जिन मनी आप पे करके स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हो। वो क्या करते हैं, वैल्यू एट रिस्क, वो एक्सट्रीम लॉस कितना हो सकता है वो देखते हैं, आपका उतना मार्जिन मनी पे करना पड़ता है आपको। ये होता है बेसिकली मार्जिन। स्पैन में सेम ऐसे, अगर हम बात करें, अगर एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की बात करें निफ्टी की, निफ्टी अगर चल रहा है 17,000 पे, राइट, 17,000 पे, और कैलकुलेट करो भाई 17,000 में अगर एग्जैक्ट मार्जिन हमको उठाना पड़े, अगर हमें एग्जैक्ट हमको फ्यूचर का लॉट लेना है तो कितने पैसे लगने चाहिए? 17,000 इंटू 50, 8.5 लाख रुपए। लेकिन अगर आप 8.5 लाख रुपए बन रहा है, लेकिन अगर आप फ्यूचर में बाय करने जाओगे निफ्टी को, क्या 8.5 लाख रुपए वहां पे लगता है? नहीं, वहां पे कितना लग रहा है? वहां पे मैक्सिमम जो है आपका 80,000 90,000 लग रहा है। क्यों? सिर्फ 10% आपको पे करना पड़ रहा है। 10% कौन दे रहा है? ब्रोकर थोड़ी दे रहा है आपको। ये स्पैन मार्जिन डिसाइड किया जाता है, ये सेबी की तरफ से, एक्सचेंज की तरफ से मार्जिन डिसाइड किया जाता है कि सिर्फ 10% देके आप ट्रेड ले सकते हैं।
मार्जिन और लीवरेज में क्या फर्क होता है? लीवरेज जो है वो जो है एक्सपोजर जो मैंने बताया ना, वही लीवरेज है। लीवरेज जो है ब्रोकर की तरफ से दिया जाता है, मार्जिन जो है वो फिक्स रहता है सेबी की तरफ से, एक्सचेंज की तरफ से। लीवरेज और एक्सपोजर सेम है। लीवरेज क्या है? लीवरेज है कि ब्रोकर आपको अपने तरफ से लीवरेज दे रहा है बाय करने के लिए। मतलब आपके पास अगर 1 लाख रुपए है, आपको 10 लाख का माल लेना है, तो ब्रोकर आपको वो अलाउ कर रहा है, वो लीवरेज है। स्ट्रेटजी में मार्जिन लगता है एक्स्ट्रा। एक क्वेश्चन, ठीक है, लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह से मार्जिन, ये मार्जिन होता है। एक्सपोजर भी मैंने बता दिया, वार और स्पैन भी मैंने बता दिया। वार मार्जिन क्या होता है? वार मार्जिन जो होता है वो बेसिकली कैश में लगता है। कैश स्टॉक्स क्या होता है पता होगा आपको, आपने रिलायंस का शेयर देखा, 1 शेयर 2 शेयर 5 शेयर आप परचेज करते हो, जो मतलब लूज आप परचेज कर सकते हो, वो कैश मार्केट होता है, जो इक्विटी शेयर्स है। और जो लॉट साइज में आप करते हो वो बेसिकली फ्यूचर्स है ना। आप जो अभी ट्रेड कर रहे हैं F&O में ट्रेड कर रहे हो, फ्यूचर एंड ऑप्शन, ये टर्मिनोलॉजी एक है F&O। आपने सुना होगा F&O में कि F&O एक्टिवेट करवाना है, 6 महीने का स्टेटमेंट लगेगा, है ना। वो बेसिकली फाइनेंशियल प्रूफ लगता है। आप वहाँ पे 6 महीने का स्टेटमेंट दे सकते हो, आप वहाँ पे अपना डीमेट अकाउंट के होल्डिंग का स्लिप दे सकते हो, आप वहाँ पे अपना 3 महीने का सैलरी स्लिप दे सकते हो, अपने पे ITR की कॉपी दे सकते हो। बेसिकली वो ये देखते हैं कि ये जो बंदा फ्यूचर्स में ट्रेड करने आ रहा है, एक्चुअल में वो कमाई भी करता है कि सिर्फ गंवाने का तरीका ढूंढ रहा है है ना। ये इसलिए यहाँ पे फाइनेंशियल प्रूफ देना पड़ता है। तो एक्सपोजर, वार, स्पैन हमने देख लिया। सर हाँ सर लेजर क्या होता है? लेजर क्या होता है? लेजर में लेजर देखिए, जो भी अकाउंट्स वगैरह पढ़े होंगे उनको सबको पता होगा। लेजर बेसिकली आपका कितना पैसा आया, कितना गया, कितना डेबिट एंड क्रेडिट का जहाँ पे हिसाब रखा था वो लेजर बुक होता है। वो लेजर बुक सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं, सब जगह पे होता है। किसी बिजनेस वाले के पास जाओगे, किसी दुकानदार के पास जाओगे, वो देखना डे बुक लगा के रखता है। वो डे बुक लगा के रखता है। वो क्या करता है कि कहाँ से कितना पैसा आया है, कितना पैसा गया है, उसका हिसाब किताब और टोटल बैलेंस नीचे आता है, वो होता है एक्चुअल में लेजर। मतलब पूरा का पूरा ईयर का पूरा मंथ का पूरा डे का लेखा जोखा होता है। वहाँ पे कितना क्रेडिट हुआ, कितना डेबिट हुआ, आपने कितना पे इन किया, उसके बाद आपने कितने का बिल आपका बना, कितने का आपने ट्रेड किया, उसमें से कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ, माइनस होता है, ये लेजर होता है। LTP कौन बताएगा? LTP क्या होता है भाई? बहुत लोग सुनते हैं ना LTP पे बाय कर लो, या हाँ, कौन बताया? ऋतुराज जायसवाल जी ने बताया। नहीं सर, अजीत। अच्छा, अजीत जी ने बताया लास्ट ट्रेडेड प्राइस, राइट। LTP है लास्ट, और CMP क्या होता है? करंट मार्केट प्राइस। हाँ, LTP लास्ट ट्रेडेड प्राइस। अब आपको सामने जो भाव दिखता होता है ना, सामने आपको जैसे समझ लो ये प्रीमियम आपने 36,000 का कॉल लगाया। यहाँ पे कॉल पुट का ज्यादा एग्जांपल इसलिए ले रहे हैं कि यहाँ पे ज्यादातर लोग ऑप्शन ट्रेडर ही है। तो 36,000 का कॉल का जो प्राइस दिख रहा है वो 200 रुपए दिख रहा है। ये 200 रुपए जो दिख रहा है ये लास्ट ट्रेडेड प्राइस, आपको इस प्राइस में मिलने नहीं वाला है। ये जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, ये लास्ट में जो ट्रेड हुआ है वो प्राइस यहाँ पे दिखता होता है। आपको मिलेगा किस रेट पे? जहां पे आस्क बंदा खड़ा होगा, जहां पे जो बंदा सेलर खड़ा होगा, सेलर जिस भाव में बेचना चाहेगा, हो सकता है वो 200 रुपए 5 पैसे में खड़ा हो सकता है वो 199.90 में खड़ा हो। तो जो लास्ट ट्रेड हो जाएगा फिर वहां पे वो, यहाँ पे वो प्राइस आ जाएगा। ये होता है लास्ट ट्रेडेड प्राइस। CMP क्या होता है? करंट मार्केट प्राइस। कोई कहता है CMP पे बाय कर ले यार, मतलब जो भी करंट मार्केट है उसमें बाय कर लो। बहुत सारे लोगों को दिक्कत आता है, मैं लिखता हूँ ना बाय एट CMP, ये क्या होता है? अच्छा, बहुत सारे लोगों को, मैं एक बार बड़ा चक्कर पड़ा था मेरे को, मैंने एक बंदे को लिखा पुट योर स्टॉप लॉस एट 90, मैंने लिखा पुट योर स्टॉप लॉस एट 90। बंदा फोन पे फोन पागल ही हो गया, सर मैंने तो कॉल लिया है, आपने पुट बोल दिया, सर मैंने तो कॉल लिया, सर मेरे से बड़ी तगड़ी गलती हो गई। अब मैं फोन उठा नहीं पा रहा हूँ, मैसेज पे मैसेज कर रहा है, मैं कोई और काम कर रहा था। थोड़ी देर बाद उसका फोन आया, कह रहा मैंने माल मूल सब काट दिया, आपने पुट लिख दिया, आपने पहले कॉल बोला था, आप गलत बता रहे हो। जबकि मैंने लिखा था पुट योर स्टॉप लॉस, मतलब आप अपना स्टॉप लॉस जो है वो लगा दो, पुट योर स्टॉप लॉस एट 90 या पुट योर स्टॉप लॉस एट 80। तो यहाँ पे बंदा कहता पुट, तब से मैं पुट योर स्टॉप लॉस लिखना ही छोड़ दिया हूँ नहीं बोलूंगा भैया, पता लगे कॉल है कोई पुट में घुस जाए, है ना। तो ये है। अभी एक क्वेश्चन आ रहा था, लेजर क्या होता है, ठीक है, लास्ट ट्रेडेड, डब्बा ट्रेडिंग क्या होता है? अच्छा, कौन बताएगा डब्बा ट्रेडिंग क्या होता है? बहुत सारे लोग सुना होगा ना, डब्बे में ट्रेड कर। हाँ बोलो।
सर देखिए सर, डब्बा ट्रेडिंग वो होता है सर जिसमें सर कोई आदमी आता है और बोलता है आप बस 1 लाख रुपए दीजिए और मैं आपको एसबीआई का वो बाय कर दूंगा, फ्यूचर्स बाय कर दूंगा जिसका वैल्यू है 5 लाख रुपीस। और सर वो जाके हम लोग को बाय कर देता है एसबीआई का फ्यूचर्स। उसके बाद सोचे अगर हम लोग का लॉस हो गया 90,000 का, तो वो अपने आप हम लोग को निकाल देगा, हम लोग का जो माल काट देगा। तो फिर हम लोग को जाके उसके पास जाके 10,000 रुपीज लेना है और फिर आ जाना है। फिर से अगर फिर से हम लोग को ट्रेड लेना है तो उसको पैसा देना है। हाँ, और बढ़िया सोचिए आपने अगर हम लोग समझाने का की प्रॉफिट कोशिश हुआ, बढ़िया आपने समझाने की कोशिश किया है, बट एक्चुअल में अगर बिल्कुल सिंपल भाषा में बोलेंगे, इलीगल ट्रेडिंग जहां पे कोई एक्सचेंज नहीं है, कोई ब्रोकर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आप 10 क्लाइंट को लेके, मैं दीपक हूं, मैंने आप लोगों को बोल दिया भाई तूने ट्रेड करना है ना, तो मुझे पता है यहाँ पे 90% लोग लॉस करेंगे। मैं क्या करूंगा, कोई किसी ने बोला भैया मेरा कॉल बाय करना 100 रुपए पे, मैंने 100 रुपए पे कॉल बाय किया, यहाँ पे 100 का कॉल जो है 70 रुपए आ गया, आपने माल काट दिया, लॉस बुक कर लिया। अभी जो 30 रुपए का लॉस हुआ ना, 30 × 25 यानी 750 रुपए का लॉस हुआ, ये 750 रुपए किसको गया? ये डायरेक्टली मेरे को चला गया, क्योंकि मैंने जो आपका माल लिखा वो मैंने सिर्फ कागजों पे लिखा, सामने कोई सेलर नहीं था। ये डब्बा ट्रेडिंग एक्चुअल में जो होता है वो बहुत बेकार चीज है, इस चक्कर में कोई पढ़ना मत। ये बेसिकली लोग क्या करते हैं, आपका सौदा खुद खा रहे होते हैं, खाईवाल भी कहते हैं इसे बहुत सारी जगह पे, खाईवाल। जैसे लॉटरी में भी बहुत सारे लोग होते हैं, लॉटरी में क्या होता है, आप दुकानों पे लॉटरी डालने जाते हैं, वो लोग क्या करते हैं, आपको टिकट वैसे ही दे देते हैं, वैसे ही टिकट नंबर दे देते हैं, पता है लगना तो है ही नहीं, क्यों 100 रुपए का टिकट लेने जा रहा है, क्यों बाहर दे, 100 रुपए का टिकट हम ही ले लेंगे, तू ये ले, ये नंबर है तेरा, अगर आएगा तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक है। तो इस तरह से होता है बेसिकली। सर मेरे को भी तो ऑफर आया था डब्बा ट्रेडिंग का। नहीं, कभी मत करना भाई, ये गलत चीज है। नहीं सर, वो एक जन ब्रोकर आया था सर एक दिन कॉल किया मेरे को ब्रोकर और बोला मैं इधर का ही हूँ, सिलीगुड़ी का हूँ। तो वो आया और मेरा घर और मेरे को बोलता है डब्बा ट्रेडिंग करिए, उसमें आपको ब्रोकरेज नहीं देना पड़ेगा। हाँ, ब्रोकरेज नहीं देना पड़ेगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा, है ना। यहाँ पे यस सर। हाँ, बेसिकली डब्बा ट्रेडर खुश कब होगा, जब आपको लॉस होगा। जिस दिन आपको प्रॉफिट होना शुरू हो गया वो आपको भगा देगा, वो बोलेगा भाग जा, तुम्हारे पास कोई सॉफ्टवेयर है, तुम गलत कर रहे हो, तुम्हारा पैसा भी नहीं देगा वो। मेरा एक दोस्त था, वो बेसिकली जीबीपी आईएनआर में ट्रेड करता है, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड और आईएनआर में ट्रेड करता है, उसका एक्यूरेसी बहुत बढ़िया है। वो एक डब्बे ट्रेडर के पास चला गया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, जब 5 दिन लगातार प्रॉफिट हो गया, उसका प्रॉफिट उसने दिया ही नहीं। वो जो कह रहा है कि तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज हाथ लग गई है, कोई सॉफ्टवेयर है जो तुम हमें बेवकूफ बना रहे हो, उसका प्रॉफिट ही नहीं वापस दिया। और उनका लिंक भी बहुत बड़ा रहता है, वो बदमाश टाइप के लोग रहते हैं। तो ये होता है, ये अवॉइड ही करना चाहिए ये सब चीजें। हम थोड़ा सा टैक्स जरूर दे देंगे, वो हमारे देश के विकास में ही काम आएगा, बट हम जेन्युइन ट्रेड करेंगे, राइट। जीटीटी में एक्स्ट्रा चार्ज लगता है कि जीटीटी क्या होता है, कौन बताएगा? जीटीटी ऑर्डर, राकेश भाई बताओ, जीटीटी ऑर्डर। बहुत सारे लोगों को अनम्यूट किया हूँ, तनवीर भाई बोलो कुछ, अंजलि, अंकुर, हाँ बोलो, जीटीटी ऑर्डर। जीटीटी में बताऊं सर? हाँ बताओ। सर जीटीटी ऑर्डर वो होता है जो आप ना कभी भी लगा सकते हो, मतलब आफ्टर मार्केट, या आपको एक प्राइस चाहिए और आपके पास टाइम नहीं है, आप उसको देख नहीं सकते हो कि ये प्राइस कब आएगा और मैं कब इसको सेल करूं या बाय करूं, तो आप उस पे एक ऑर्डर लगा के छोड़ दीजिए, और वो जब भी मार्केट रेट पे अगर वो रेट आता है तो वो एग्जीक्यूट हो जाता है। भाई गुड, आपका अगर गुड, हाँ बिल्कुल ठीक है। आप गुड टिल ट्रिगर, मतलब कि जब तक आपका ट्रिगर नहीं हो रहा है ओवरनाइट, 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन, वो आपका ट्रेड जो है, वो आपका बिड जो है वहां पे पड़ा ही रहेगा। वो शायद 1 ईयर तक अलाउड होता है ना? हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपने एक बिड लगा दिया, आपने बाइंग के लिए, समझ लीजिए अभी एसबीआई का प्राइस चल रहा है 500 रुपीज, आपको लेना है 300 रुपए में। आपने जीटीटी ऑर्डर डाल दिया 300 का, और जब तक ये 300 नहीं आएगा तब तक ये आपका बिड पड़ा रहेगा, और 300 जब आएगा तो आपका एग्जीक्यूट होगा। सेम एक और होता है जीटीडी, जीटीटी जैसे है वैसे जीटीडी है। ये क्या है? गुड टिल डेट। अब यहाँ पे आप एक डेट फाइनल कर सकते हो कि भाई अगर ये 3 दिन के अंदर अंदर प्राइस आ गया तो ठीक है, चौथे दिन मेरा बिड अपने आप क्लियर हो, कैंसिल हो जाना चाहिए। गुड टिल डेट भी होता है, गुड टिल ट्रिगर और गुड टिल डेट, ये नोट डाउन कर लो आप लोग। सर शेयर डीमेट में होना जरूरी है रिकॉर्ड डेट से पहले? तो एग्जांपल रिकॉर्ड डेट 12 है और 11 को शेयर बाय किया तो डीमेट अकाउंट में आने में 2 दिन लगे, नहीं मिलेगा फिर आपको।
आपको नहीं मिलेगा फिर भैया, क्योंकि उन्होंने किताब उठाना है, उन्होंने सिर्फ बुक उठाना है अपना, वो ये देखेंगे किसके किसके पास मेरे कंपनी का शेयर पड़ा हुआ है, जिनके पास पड़ा हुआ है उनको दे देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा। और अच्छा, एलटीपी हमने समझ लिया। आर्बिट्राज क्या होता है, कौन बताएगा? आर्बिट्राज, आर्बिट्राज किसी ने सुना है? कमेंट में भी लिख सकते हो अगर कोई है बताने वाले, थोड़ा सा कठिन है, तो अगर कोई किसी को पता है तो कमेंट में भी लिख सकते हो, मैं अनम्यूट कर दूंगा, प्रियांशु को अनम्यूट कर दूंगा। चलो, मतलब सर आर्बिट्राज ट्रेडिंग मतलब ऐसा रहता है कि जैसे किसी जगह पे आपको कोई शेयर है, वो अगर सस्ते, मतलब आपने जैसे किसी प्राइस पे खरीदा, जैसे 130 पे खरीदा, और आपको दूसरी जगह पे वो 150 उसका प्राइस चल रहा है, तो आप उधर बेच के कुछ प्रॉफिट कमा सकते हैं। बेसिकली ये क्या होता है, एक प्लेटफॉर्म से खरीदना और दूसरे प्लेटफॉर्म पे बेचना। मान लीजिए आपको दिल्ली में जो है शूज बहुत सस्ते मिलते हैं, लेकिन वही शूज जो है लुधियाना में आके बड़े महंगे बिकते हैं, तो आपको क्या करो, दिल्ली से शूज उठा के लुधियाना में बेच देना खड़े पे। ये होता है आर्बिट्राज। एनएससी से उठा के बीएससी पे बेचना, ओवर द काउंटर से, मतलब किसी से कैश में उठा के एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज पे बेचना। बहुत सारे लोग क्रिप्टो में ये काम करते हैं, वो देखते हैं कि बिनांस पे जो है बीटीसी का रेट ये चल रहा है, और यहाँ पे और बहुत सारे ना वज्रेक्स पे रेट ये चल रहा है, वो क्या करते हैं, बिनांस को खरीदते हैं, वज्रेक्स पे बेचते हैं। इस तरह से वो आर्बिट्राज खाते हैं। आर्बिट्राज क्या मतलब, सेम स्क्रिप्ट को दो अलग अलग एक्सचेंजेस पे या दो अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रेड करना आर्बिट्राज कहलाता है। अच्छा, नेक्स्ट स्प्रेड क्या होता है? स्प्रेड कौन बताएगा? स्प्रेड, राकेश भाई तुम बताओ यार। स्प्रेड सर मैं आयुष भाई बोलूं? स्प्रेड बोलो, आयुष बोलो। सर स्प्रेड ये होता है, सोचिए दोस्त, और हम लोग ने एसबीआई का कोई स्टॉक लिया, तो मैंने ऑप्शन लिया 24 रुपीज में, तो उसका सोचे, तो मेरे को लग रहा है, अगर मेरे को अपना रिस्क कम करना है, तो मैंने उधर आउट ऑफ द मनी का पुट शॉर्ट कर दूंगा, मैं वही कॉल कर दूंगा, उससे जो हम लोग का रिस्क कम हो जाता है, उसको स्प्रेड्स बोलते हैं। बिल्कुल, स्प्रेड्स बेसिकली क्या है, मैं आपको बिल्कुल इजीएस्ट लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। 36,000 रुपए का स्ट्राइक प्राइस आपने बाय कर किया हुआ है, उसके अगेंस्ट में अगले वीक वाला सेम ही स्क्रिप्ट में अगले वीक वाला 36,000 का स्ट्राइक प्राइस जो है आपने बेच दिया, सेम स्क्रिप्ट में किया, और उसके बीच का जो गैप है वो स्प्रेड कहलाएगा। बेसिकली जो बीच का गैप होता है वो स्प्रेड होता है। जैसे आपने आयुष जी बताया, वो भी ठीक है, बिल्कुल स्प्रेड हम बनाते हैं ना, बुल स्प्रेड, बेयर स्प्रेड, सेम वैसे ही है। लोअर सर्किट क्या है, कौन बताएगा? लोअर सर्किट बहुत आप लोगों ने सुना होगा, लोअर सर्किट लग गया, अपर सर्किट लग गया। कौन कौन सुना है ये वर्ड, ये लोअर सर्किट, अपर सर्किट, कौन कौन सुना है? वो कमेंट में लिखो। हाँ बोलो, लोअर सर्किट क्या होता है, कौन बताएगा? अंजलि जी बता रहे हो? जी सर, अपर सर्किट होता है, मतलब अगर कोई पर्टिकुलर स्टॉक है, उसका पहले से ही एक सेट प्राइस होता है कि मतलब वो मैक्सिमम कितना ऊपर तक जा सकता है एक दिन में। ठीक है। और ऐसे ही लोअर सर्किट होता है, मतलब उसके बाद उसकी मूवमेंट वहीं पे रुक जाएगी, बायर्स नहीं आ पाएंगे अगर उस प्राइस तक वो मतलब कोई स्टॉक पहुंच जाए। राइट, मतलब जहां पे सिर्फ और सिर्फ बायर्स हैं, बट वहां पे कोई सेलिंग नहीं करना चाह रहा है। बायर्स हैं जो बाय कर करके उसको एक लिमिट तक लेके चले गए। हर स्टॉक का एक लिमिट सेट होता है, आप देखोगे अपने में यूसी, वहां पे अपर सर्किट लिमिट यूसीएल लिखा होगा या एलसीएल लिखा होगा, लोअर सर्किट लिमिट। ये आपका हर सबके ऐप में दिखता है। किसी का स्टॉक का 5% होता है, किसी का 20% होता है, किसी का 10% होता है। अब सिर्फ और सिर्फ बायर ही बायर आई जा रहे हैं, सेलर कोई नहीं है, तो क्या होता है, वो अपने लेवल को हिट कर देता है, अपर सर्किट के लेवल को हिट कर देता है। वहां पे क्या होता है, वहां इसके ऊपर कोई बाइंग कर ही नहीं पा रहा है। वो थोड़ी देर के बाद, हर स्टॉक का अलग अलग नियम होता है। जो भी स्टॉक्स एफएनओ में ट्रेड कर रहे होते हैं, एफएनओ मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन में जो भी स्टॉक ट्रेड कर रहे थे, उनके एलसी या उनके यूसी खुल जाते हैं थोड़ी देर बाद, 5 मिनट 10 मिनट बाद खुल जाते हैं। लेकिन जो एफएनओस में नहीं है, ये बहुत ध्यान रखने वाली चीज है, उनमें सारा दिन अपर सर्किट या लोअर सर्किट लगा रहेगा, दूसरे दिन ही वो ओपन होगा। एफएनओ वाले थोड़ी देर में खुल जाएंगे, 5 मिनट 10 मिनट, जैसे हमने आईईएक्स में देखा था कुछ दिन पहले, वो एफएनओ में था, थोड़ी देर बाद खुल जाता था। अभी जो जैसे कि अभी कुछ दिन पहले पारस डिफेंस का आईपीओ आया था, उसमें डेली अपर सर्किट लग रहा था, और आज लगता था सुबह दूसरे दिन खुलता था, दूसरे दिन फिर अपर सर्किट। तो कुल मिला जुला के क्या है कि एफएनओस में जो है उनके अपर सर्किट्स लोअर सर्किट्स खुल जाएंगे, लेकिन जो नॉर्मल स्टॉक्स हैं जिनके एफएनओस नहीं है, उनके सारा दिन लगा रहेगा। राकेश भाई पूछो, आपका क्वेश्चन क्या है? हेलो सर,
हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन है सर ये कोई भी न्यू कंपनी जो लिस्ट होती है मार्केट में, तो उसको कितने नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट में लाने हैं सर, ये डिसाइड कैसे होता है? और ये उनका पूरा करता वैल्यूएशन कौन होता है, उनका पूरा वैल्यूएशन होता है। उस वैल्यूएशन को वैल्यूएशन आंका जाता है, बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट होते हैं जो उनके वैल्यूएशन को आंकते हैं। फिर उसके बाद उस किस प्राइस में उसको फिक्स करना, उतारना है शेयर, वो बताते हैं। उसको नंबर ऑफ शेयर्स उसको डिसाइड करते हैं, डिवाइड करते हैं। वैल्यूएशन डिवाइडेड बाई जो प्राइस निकाल रहे हैं वो उतने शेयर आ गए। तो सर इसके बदले आपके पास सर एक रोटी कंपनी है, उसको 10 हिस्से में बांटना है, तो कितने बड़ा बड़ा हिस्सा आएगा वो एक्चुअल में प्राइस डिसाइड होता है। फिर उसके बाद नंबर ऑफ शेयर्स मिलते हैं। ओह अच्छा, ओके सर, ओके, थैंक यू। अच्छा, शॉर्ट क्या होता है? शॉर्ट करना, शॉर्ट कर दिया हमने, कहते हैं ना शॉर्ट कर दिया हमने। सर मेरा क्वेश्चन था सर, शॉर्ट सेलिंग जैसे हम BTST आप बोलते हो ना कभी कभी, बट मैंने बहुत पहले किया था एक बार, ये मुझे पता नहीं था। तो BTST करने पे क्या होता है? शॉर्ट सेलिंग में मेरा वो चला गया था, फिर ऑक्शन हुआ था, तो वो सब क्या प्रोसीजर? मैं बता रहा हूँ। शॉर्ट एक्चुअल पहले सबसे पहले हम जहाँ पे थे वो डिस्कस करते हैं। शॉर्ट का मतलब क्या होता है? सेलिंग करना। लॉन्ग का मतलब क्या होता है? बाइंग करना। किसी को बोलोगे मैंने रिलायंस लॉन्ग कर रखा है, तो मतलब उसने रिलायंस बाय किया है। रिलायंस शॉर्ट किया है तो रिलायंस को बेचा हुआ है, सेल करना। शॉर्ट का मतलब होता है सेल करना, लॉन्ग का मतलब होता है बाय करना। ये टर्म्स आपको याद रखने हैं। अभी आप अब शॉर्ट क्या कर सकते हैं हम? जब भी आप स्टॉक्स में, इक्विटी में शॉर्ट करोगे ना, इक्विटी में अगर आपको शॉर्ट्स करना है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप इंट्राडे के लिए ही कर सकते हो। सुबह 9:15 से शाम के 3:30 तक। उसको आप होल्ड में नहीं रख सकते शॉर्ट को। शॉर्ट में अगर आप होल्ड को रखोगे आपको पेनल्टी पड़ेगी, आपका ऑप्शन में जाएगा, बहुत दिक्कत आएगा आपको। लेकिन लॉन्ग आप जब तक मर्जी तब तक रखो। शॉर्ट जो है आपको इंट्राडे में ही खत्म करना पड़ेगा। सेल में अगर आप सेलिंग कर रहे हो तो आपको स्टॉक में किसी में आपको इंट्राडे में ही स्केयर ऑफ करना पड़ेगा। ये पहले रूल नहीं था, ये बाद में रूल हुआ जब स्टॉक्स मिसिंग होने लगे। ओके, नहीं सर, लेकिन जब हम BTST करते हैं, ठीक है, तो हमें जो डिलीवरी मिलती है वो तो T1 T2 प्लस लिखा हुआ आता है, बट फिर BTST हम कैसे कर सकते हैं? वैसे अगर कुछ न्यूज आया एंड यू आर आल्सो, कभी कभी बोला था आपने कि BTST कर लो ये शेयर स्टॉक, तो वो अगर हम बेसिकली क्या होता है, परचेज ज्यादातर कर हम लेंगे तो ऑब्वियसली वो तो हमारे 2 दिन बाद T+2 आएगा में ना। ही बेच पाओगे आप, बिल्कुल। हाँ, तो बेसिकली क्या करते हैं हम, जो BTST करते हैं वो ऑप्शंस में करते हैं या फिर फ्यूचर्स में करते हैं। फ्यूचर से ऑप्शंस में कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अगर आप कैश में कर रहे हो तो आपका जब तक सेटलमेंट नहीं होगा T+1, अभी T+1 का ही लोग करने वाले हैं, T+2 है अभी। T+2 में आपका जब सेटलमेंट होगा तभी आप उसको बेच पाओगे। ये सिस्टम होता है। नेक्स्ट, टारगेट और स्टॉप लॉस क्या होता है ये तो पता ही है। प्लेज क्या होता है? बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं प्लेज। प्लेज क्या होता है, कौन बताएगा? अजीत कुमार जी बोलिए। गिरवी रखते हैं, मतलब लाइक एक रखना प्लेस लिए, लाइक राइट। आप एंजल ब्रोकिंग में देखोगे ना, वहां पे एक ऑप्शन आता है। आप जब फंड में जाओगे, फंड के बगल में एक प्लेज का ऑप्शन आता है एंजल ब्रोकिंग में। फंड के बेसिकली क्या होता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो अपने जो भी होल्डिंग उनका है, जो भी उनका होल्डिंग पड़ा हुआ है, जैसे 10 लाख का 20 लाख का हो जाता है, वो अपने होल्डिंग को प्लेज कर देते हैं। कुछ परसेंटेज वहां पे इंटरेस्ट उनको पे करना पड़ता है, और उसके बदले में मार्जिन, उसके बदले में पैसा ले लेते हैं ब्रोकर से ट्रेडिंग करने के लिए इंट्राडे। बेसिकली क्या होता है, ये प्लेज होता है। बट आपको अगर करना, वहां पे आपके मैसेज आता होगा कि प्लेज करिए आप, इंक्रीज मार्जिन करके क्लिक करना होता है। इंक्रीज मार्जिन पे अगर आप क्लिक कर दोगे तो CDSL से आपको OTP आएगा, आपको वेरीफाई करना होता है। तो CDSL क्या करेगा, आपका शेयर जो है इसको दे देगा, एंजल ब्रोकिंग को दे देगा, रिलीज कर देगा कि हाँ भैया ये शेयर प्लेज कर दिया इस बंदे ने, इसके बदले इसको मार्जिन दे दो। ये पहले रूल नहीं था, ये अभी कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग का जब घोटाला हुआ है उसके बाद हुआ है। कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग ने क्या किया था, करोड़ों रुपए के स्टॉक्स थे, हजारों करोड़ों रुपए के स्टॉक्स लोगों के पड़े हुए थे उनके डीमेट में। उन लोगों ने क्या किया, सबके स्टॉक्स को उठा के पूल अकाउंट में डाल के प्लेज कर दिया। प्लेज करके वो सारा पैसा लेके कहीं रियल एस्टेट में कहीं और लगा दिया, और सब पैसे उनके लॉस हो गए। अब लोगों के शेयर्स फिर वो वापस नहीं कर पा रहे हैं, इसके वजह से स्टॉक ब्रोकर जो डिफॉल्ट हो गया। उसके बाद सेबी नए नए रूल्स ला रही है। ये जो मार्जिन वगैरह का रूल आया है, ये सब ये कार्वी के बाद में ही आया है। प्लान वाला वीडियो भी बना देंगे, कोई बात नहीं। अच्छा, अभी ये हमने डिस्कशन कर लिया। एवरेज प्राइस क्या होता है? एवरेज प्राइस
कौन बता रहा भाई एवरेज प्राइस? योर एवरेज बाइंग ऐसे लिखा रहता ना, एवरेज बाइंग। हेलो सर। आगे तो बोलिए। हाँ हाँ सर, क्या पूछ रहे थे आप? एवरेज, Question क्या था? एवरेज प्राइस, एवरेज। हाँ सर, वो एवरेज प्राइस होता है क्या है कि जैसे कि अगर कोई हम स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करता है, अभी जैसे मैं इक्विटी का बता रहा हूँ, तो कोई स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि अभी एसबीआई है सर, तो अभी वो 500 से वो 470 के आसपास है, तो मैंने 500 पे लिया, फिर वहां से अभी 470 पे आ गया, तो वहां से सर 30 रुपए नीचे आ चुका है, तो मैं यहाँ पे थोड़े क्वांटिटी और ले लूंगा, तो उससे क्या होगा सर, मेरा प्राइस जो होगा वो एवरेज हो जाएगा, 500 के नीचे आ जाएगा। फिर सर 470 से और नीचे जाता है, 450 के पास जाता है, तो वहां पे और थोड़ा उठा लूंगा, तो वो और प्राइस नीचे बिल्कुल। आके एवरेज हो इंट्राडे जाएगा में मेरा। जैसे कि मैं एग्जांपल दे दे रहा हूँ, इंट्राडे में आपने बैंक निफ्टी में एक ट्रेड किया, 100 रुपीज का एक कॉल लिया आपने, 100 रुपीज पे लिया, एंड वो 120 रुपए पे आ गया, 120 रुपए पे फिर आपने बाय कर लिया एक लॉट, फिर वो 150 पे आया, आपको लग रहा है बहुत स्ट्रांग है यार 150 पे, फिर एक लॉट बाय कर लिया, आपके पास 3 लॉट हो गए, तीनों अलग अलग भाव में भाव की बाय किया है, 100 रुपए पे, 120 पे और 150 पे, टोटल क्या हो गया इसका 7 और 3, 370 रुपए का एवरेज है। 370 डिवाइडेड बाई 3 हम करेंगे, जो प्राइस इसका आएगा, जो इसका प्राइस आएगा वो हमारा एवरेज बाइंग प्राइस हो गया। हाँ सर, लॉस में एवरेज नहीं करना हाँ, चाहिए। लॉस में हम एवरेज करते नहीं है, वो होल्डिंग में हम लॉस में एवरेज कर लेते हैं। यस सर, यस। हाँ, और यहाँ पे बुक योर पार्ट पोजीशन। पार्ट पोजीशन ये क्या है, जैसे हम कहते हैं ना, पार्टिकल प्रॉफिट बुक कर लो, पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लो, या पार्ट 50% बुक कर लो, 70% बुक कर लो। ये एक्चुअली मैं आपको बताया था, बहुत सारे लोग क्या, बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में रहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि 50% प्रॉफिट यहाँ पे अपना बुक करेगा, आप लोग, आपने समझ लो रिलायंस का 2400 रुपए के नीचे 100 शेयर सेल कर दिया, राइट, आपका जो टारगेट है, आपको लग रहा है कि ये 2300 रुपए तक तो आ ही जाना चाहिए, बट यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट चल रहा है, प्राइस यहाँ पर आया, ये है 2350 का भाव, प्राइस 2350 के आसपास आया, यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगे, हमें डर लग रहा है कि प्राइस ऊपर ना भाग जाए, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे कहते हैं कि यार अपना 50% माल बुक कर लो। 50% माल बुक करने का मतलब क्या है, यहाँ पे 100 शेयर आपने बेचे थे, 50 शेयर को बाय कर लो, 50 शेयर आपका रह गए, एंड पुट योर स्टॉप लॉस एट कॉस्ट टू कॉस्ट, एंड आपका जो 50 शेयर जो रह गया है पेंडिंग, उसका स्टॉप लॉस आप कॉस्ट टू कॉस्ट पे लगा दो, पुट का नहीं, स्टॉप लॉस जो आपका कैश शेयर पड़ा है उसका शेयर आप कॉस्ट टू कॉस्ट पे स्टॉप लॉस लगा दो। अब बाई चांस मार्केट यहाँ से ऊपर भी निकल गया तो क्या होगा, आपका जो 50 शेयर है वो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएगा, 50 शेयर में आपको प्रॉफिट हो जाएगा 50 रुपए का, यानी कि 2500 रुपए आपका जो है वो प्रॉफिट रहा, आपका स्टॉप लॉस हिट भी होने के बाद में भी 2500 रुपए आप मुनाफे में रहे। आपको मन को ये समझाना पड़ेगा, देख मेरे मन, देख मेरे भाई, मैंने 100 शेयर बेचे ही नहीं था, मैंने बेचे ही 50 शेयर था, क्या करना है। तो ये फायदा होता है पार्ट प्रॉफिट बुक करने से। जब स्टॉक्स में हम ट्रेड करते हैं, बेसिकली हम बहुत टाइम हम ऐसा करते हैं, पार्ट प्रॉफिट बुक करके उसको कॉस्ट टू कॉस्ट का स्टॉप लॉस प्लेस कर देते हैं। ओपन लो हाई क्लोज सबको पता है, लिखा था वैसे में। प्रीवियस क्लोज क्या होता है पता है, अभी आप देखोगे मार्केट अगर खुलता है, मार्केट खुलने के बाद यहाँ पे हमें लिखा रहता है 50 पॉइंट ऊपर खुला, प्लस 50 लिखा रहता है, समझ लीजिए 50 पॉइंट ऊपर खुला है, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ है, एक सेकंड, मार्केट ओपन हुआ है, यहाँ पे लिखा है प्लस 50, यहाँ पे 17,000 पे ट्रेड कर रहा है। ये प्लस 50 जो है ये कहाँ से आया पता है, ये प्रीवियस क्लोज जो है, कल जो क्लोजिंग हुआ है मार्केट, कल फिर पक्का जो क्लोजिंग हुआ है वो 16,950 पे हुआ था, और अभी करंट प्राइस जो 17,000 चल रहा है। ओपन चाहे ये आपको लगेगा कि ओपन 17,000 पे हुआ और अभी ओपन पे ही खड़ा है, फिर भी 50 रुपए प्लस दिखा रहा है, ये आज का नहीं दिखाता है। बहुत सारे लोगों को ये डाउट रहता है, कल का प्रीवियस क्लोज, जब कल जो क्लोजिंग हुआ है उस क्लोजिंग से कैलकुलेट होता है, आज का भाव उस क्लोजिंग से कैलकुलेट होता है, ये प्रीवियस क्लोज होता है। इंट्राडे पोजीशन पता ही है आपको, ऑर्डर बुक भी पता है, वॉल्यूम भी पता है। वॉल्यूम क्या होता है, जो भी स्टॉक्स में कोई भी स्टॉक का वॉल्यूम या फिर निफ्टी का वॉल्यूम, बैंक निफ्टी का वॉल्यूम आपको अगर चेक करना है या फिर जानना है वो क्या होता है वॉल्यूम, बेसिकली जितने ट्रेडिंग्स हो रहे हैं उसमें बाइंग और सेलिंग, जितना भी बायर सेल हो रहा है सबको कैलकुलेट करके एक नंबर निकाला जाता है, वो होता है वॉल्यूम हमारा, मतलब कितने बायर कितने सेलिंग हुई है, यहाँ पे कितना क्वांटिटी ट्रेड हुआ है बेसिकली। और 52 वीक हाई 52 वीक लो, बहुत सारे लोग पूछते हैं ये क्या है 52 वीक हाई, मतलब 52 हफ्तों में
जो हाई लगा था 52 हफ्तों के बीच में, वो हाई को अगर टेस्ट कर रहा है, ब्रेक करता है, मतलब 52 वीक हाई ये है, 52 वीक लो ये है। 52 वीक हाई लो बहुत एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल सपोर्ट या रेजिस्टेंस हम इसे मानते हैं। गैप अप या गैप डाउन बता देंगे हम। मुनीब भाई को कह रहे हैं, मुनीब भाई को अनम्यूट कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा ये हो गया, ये हो गया। और अब बहुत कठिन सा, और जो कि OHLC भी वही है, ओपन हाई लो क्लोज, ठीक है। अच्छा अभी कौन बताएगा बीटा क्या होता है? बीटा क्या होता है, कौन बताएगा? कोई बताओ, अल्फा क्या होता है, बीटा क्या होता है? अल्फा बीटा, स्टॉक्स का अल्फा, किस स्टॉक का अल्फा क्या, बीटा क्या है? राकेश भाई पता है क्या आपको? ठीक है मैं बता रहा हूं। समझ लीजिए एक हम रिलायंस का स्टॉक ले रहे हैं। अच्छा रिलायंस का एक हमने स्टॉक लिया, एंड रिलायंस का स्टॉक का हमने बीटा पता करना है। अपने इनका इसका जो इंडेक्स है, या फिर किसी म्यूचुअल फंड का ले लेते हैं, या लार्ज कैप कोई स्टॉक का रिलायंस का ले लेते हैं। निफ्टी अगर 10 रुपए ऊपर जाएगी, या निफ्टी अगर 1% ऊपर, परसेंटेज में बेसिकली होता है, निफ्टी अगर 1% ऊपर जाएगी तो आपका स्टॉक जो है कितना परसेंट मूव करेगा, यानी आपके मार्केट के साथ उसका कोरिलेशन कितना है, निफ्टी के साथ कोरिलेशन कितना है, उसको बीटा कहते हैं। अगर बीटा 1 का है तो अगर निफ्टी 1 रुपए चलेगा तो बैंक निफ्टी 1 रुपए चलेगा, निफ्टी 1 रुपए गिरेगा तो बैंक निफ्टी 1 रुपए गिरेगा, सॉरी निफ्टी 1 रुपए गिरेगा तो रिलायंस 1 रुपए गिरेगा, और निफ्टी 1 रुपए चढ़ेगा तो रिलायंस 1 रुपए चढ़ेगा। ये 1 का बीटा है, मतलब जितना परसेंट निफ्टी चढ़ेगा उसके हिसाब से परफॉर्मेंस रिलायंस भी देगा। अगर बीटा ज्यादा है 1.1 है, फिर तो निफ्टी अगर 1% चढ़ा तो ये 1.1% होगा, राइट। अगर बीटा 2 है, निफ्टी अगर 1% बढ़ा तो रिलायंस 2% बढ़ेगा। हाई बीटा घातक भी है, हाई बीटा बढ़िया भी है। घातक क्यों है? अब निफ्टी अगर 1% गिर गया और रिलायंस का बीटा अगर 2 है तो क्या होगा? रिलायंस 2% गिर जाएगा, यहाँ पे आपको नुकसान है ना। तो कुल मिला जुला के बीटा का मतलब क्या है? आपके मार्केट के साथ वो कितना तालमेल बैठा के चलने वाला है। ज्यादातर म्यूचुअल फंड में इसको देखा जाता है कि आपका फंड का बीटा कितना है। अगर S&P 200, S&P 500, S&P 200 अगर म्यूचुअल फंड का इंडेक्स जो है वो 100 रुपए बढ़ रहा है तो आपका फंड कैसा परफॉर्म करेगा भैया? अगर लार्ज कैप का फंड है, स्मॉल कैप का फंड है, स्मॉल कैप इंडेक्स जो है वो अगर 1 रुपए बढ़ रहा है या 100 रुपए बढ़ रहा है तो आपका फंड के कैसा परफॉर्म करेगा? ये बेसिकली मार्केट के साथ कोरिलेशन क्या है वो बीटा कहलाता है। अब अल्फा क्या है? अल्फा क्या है कौन बताएगा? अजीत भाई बताइए अल्फा क्या है? मैं बीटा बोला था, मे बी इसको रिस्क फैक्टर के नाम से बोल सकते हैं ना, बीटा बोले तो, या रिस्क फैक्टर कितना एक चल रही बोल सकते हैं कितना रिस्क रिवॉर्ड भी बोल सकते हैं, है ना। अल्फा अल्फा पता है आपको अजीत जी? नहीं सर, ये याद था, हेलो भूल गया। सर, हेलो सर। हाँ सर ये बीटा और ये अल्फा थोड़ा डेल्टा और थीटा की तरह लग रहा है, बस उसका रिलेशन चेंज है। नहीं डेल्टा में ये जैसा जो बीटा है ना, बीटा और डेल्टा सेम ही काम कर रहा है। निफ्टी 1 रुपए बढ़ेगा तो आपका स्टॉक कितना बढ़ेगा, और अगर निफ्टी 1 रुपए बढ़ेगा तो आपका प्रीमियम कितना बढ़ेगा। ये जो है। सर एक क्वेश्चन है यहाँ पे। हाँ। सर ये निफ्टी में जितने भी स्टॉक्स होंगे तो उसका बीटा सबका अलग एक अलग ही होता जैसा है, होगा नहीं जितने भी स्टॉक्स अलग अलग होंगे? होता है, हर स्टॉक का बीटा अलग होता है। ओ अच्छा अच्छा। अब अल्फा क्या होता है? मान लीजिए आपने अज्यूम किया कि मेरे रिलायंस का जो बीटा है वो 1.5 है या 2 है, राउंड फिगर नंबर लेते हैं, कैलकुलेशन आसान रहेगा। कैलकुलेशन से डर लगता है। तो 2 है, बीटा जो है वो 2 है। और अब क्या हुआ, पर आपको लगा कि अगर 1% हमारा मार्केट बढ़ेगा तो जो हमारा रिलायंस है वो 2% तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन रिलायंस ने क्या किया, मार्केट तो 1% बढ़ा, रिलायंस क्या किया 2.5% बढ़ गया, 2.5% बढ़ गया। जो ये ये जो 5.5% जो है, ये जो 0.5% ज्यादा बढ़ा है, ये अल्फा है। मतलब आपने जो अज्यूम किया है, आपका जो
रियलाइज आपका जो रियल में वैल्यू आया है, जो आपने सोचा था, प्रिडिक्ट किया था, आपके प्रिडिक्ट के वैल्यू से आपका रियल वैल्यू जो डिफरेंस रहेगा वो अल्फा कहलाएगा, जो होता है अल्फा। ये अल्फा बीटा ये सब कहीं काम नहीं आएगा, मे बी थोड़ा बहुत अगर काम आएगा, लेकिन नॉलेज बहुत जरूरी है। कहीं अगर आप खड़े हो, आपसे कोई एक ये जर्नल नॉलेज ही पढ़ रहे हैं, समझ लो, आपसे कोई पूछ लिया तो आप उस ऐसा ना हो कि आपको स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं पता है। अब मेरे से मार्केट के बारे में कोई भी कोई चीज पूछता है तो घमंड नहीं है ये, बट तकरीबन पता होता है मुझे। जो चीज नहीं पता होता हम बोल भी देते डायरेक्टली ना, गलत आंसर देने से बढ़िया है डायरेक्टली मना कर दो। गलत आंसर देके बेवकूफ बनने से, इंटरव्यू में जाते हैं, इंटरव्यू देने, सर पूछता अपन करते तो ये इतना था ना, ऐसे था ना, नहीं पता सर, ये मुझे नहीं आता, मैंने पढ़ा नहीं, बस खत्म बात। फुलिश बनने से अच्छा है सीधा मना करो, है ना, जो चीजें नहीं पता है। अच्छा, ये बहुत बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया हो गया सब कुछ, ये हो गया। चलिए अब ये होप मैंने सारे छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी जो है थी वो मैंने कवर किया है। अब मार्केट के साथ कुछ चीजें हैं, कहाँ पे देखते हैं, कहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर लेते हैं। ये तो सब वर्बली किया, अभी पेन भी नहीं हिला रहे थे, अब बढ़िया तरीके से थोड़ा सा प्रैक्टिकली करते हैं कौन सी चीजें कहाँ पे। हाँ जी, कौन है, क्या नाम है? अंजलि सर, अंजलि। अंजलि जी बोलिए। ये 52 वीक हाई लो बताया ना आपने, मतलब इसको हम अगर मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस लेके साथ में ट्रेड कर सकते हैं? हाँ, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहता है जब 52 वीक हाई को टेस्ट किया स्टॉक और एक नेगेटिव कैंडल बना रहा है, तो आप सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अच्छा, बिना कुछ और देखे बस वो मतलब उस लेवल से रिवर्सल, थोड़ा सा स्टॉप लॉस के ऊपर का प्लेस करेंगे और लंबा टारगेट मिल सकता है, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा आती है। जब वहां से मार्केट रिवर्स होता है 52 वीक हाई के लो से, 52 वीक हाई से रिवर्स होता है, 52 वीक लो से रिवर्स होता है, तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा होती है। तो सर ये रिवर्सल ट्रेड ही बनती है, ब्रेकआउट नहीं बन सकती यहाँ पे? ब्रेकआउट बन सकती है, अगर मार्केट 1-2 दिन सस्टेन कर रहा है ऊपर, फिर कर सकते हैं। ज्यादातर रिवर्स हो जाया करते हैं, मैं ट्रेड नहीं करता हूँ ओके सर। ज्यादातर रिवर्स, क्योंकि रिस्क कितना होता है ना, 52 वीक हाई पे ट्रेड कर रहा है, लोग प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेंगे तो क्या करेंगे लोग, कब लोगों का मूड बदल जाएगा, प्रॉफिट बुकिंग आ जाए और एक शार्प बड़ा फॉल आ जाए, इसलिए मैं ज्यादा रिवर्स ट्रेड ही करना प्रेफर करता हूँ। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। हेलो सर। जी सर, बैंक निफ्टी ने हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना दिया है डे वाले चार्ट पे। अभी तो मंदा ही है, अभी डालूंगा यार, आज टाइम ही नहीं मिल पाया, डाल ही नहीं पाया मैं मार्केट एनालिसिस का वीडियो ना, डाल ही नहीं पाया मैं। हाँ सर एकदम हेड एंड शोल्डर बहुत अच्छा वाला बनाया हुआ है। ठीक है अभी देखेंगे अपन। अभी कुछ चीजें देखिए यार, मार्केट पे बहुत सारी चीजें इफेक्ट करती हैं, कुछ इवेंट्स होते हैं, कुछ यूएस के इवेंट्स होते हैं मार्केट। सबसे पहले समझिए, जो अमेरिका का बाजार है वो एक डोमिनेंट मार्केट है, एक पावरफुल मार्केट है। उसको देख के पूरे वर्ल्ड का मार्केट जो है वो रिएक्ट कर सकता है। अमेरिका का मार्केट कौन सा है? डाउ जोन है, जैसे हमारे इंडिया में बैंक निफ्टी सेंसेक्स है, वैसे डाउ जोन है, नैस्डैक है, जैसे हमारे यहाँ पे निफ्टी है, राइट। तो बेसिकली नैस्डैक में आईटी सेक्टर्स ज्यादा है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम डाउ जोन को मॉनिटर करके इंडिया में कल क्या हो सकता है वो देख सकते हैं। क्यों? देखिए, जब अमेरिकन बाजार चल रहा होता है तो हमारा मार्केट बंद होता है, अमेरिकन बाजार चल रहा होता है तो हमारा मार्केट बंद होता है। तो बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं कि अमेरिकन बाजार में जो हो रहा है या वहां पे अगर पैनिक का सिचुएशन है तो वो हमारे इंडिया मार्केट में रेप्लिकेट करे, हमारा इंडिया मार्केट में उस तरह का सिनेरियो बनाए। सबसे पहले एसजीएक्स निफ्टी समझते हैं। एसजीएक्स निफ्टी किसको पता है यार? कौन बताएगा एसजीएक्स निफ्टी क्या होता है? सर ये सिंगापुर का निफ्टी है, जैसे हमारी कंट्री में निफ्टी है। बिल्कुल। एसजीएक्स निफ्टी बेसिकली सिंगापुर का निफ्टी है। ये 2 सेशंस में ट्रेड करता है। कौन बताएगा कौन कौन सेशन में कितने बजे से कितने बजे तक ट्रेड करता है? ये एसजीएक्स निफ्टी की में ट्रेडिंग कितने बजे से कितने बजे तक होती है? कोई किसी को पता है? हाँ आयुष जी आप बोलो। बिल्कुल विनय जी आप बोल लो, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। ये मैं आज सबसे पूछ के करूंगा। जी सर, 6:15 से 6:15 AM से 11:15 PM तक। और सेकंड सेशन? सेकंड सेशन नहीं पता सर। 2 सेशन में ट्रेड होता है, बीच का आपने बताया नहीं, मैं बता दे रहा हूँ। तो बेसिकली ये काम क्या करता है, एसजीएक्स निफ्टी जो है सिंगापुर की निफ्टी है, और वो जिस तरह से हमारा मार्केट रिएक्ट कर रहा है, बट हमारा मार्केट बंद होने के बाद भी इनका मार्केट जो है चलता रहता है।
हमारा मार्केट बंद होने के बाद सुबह 6 बजे 6:30 बजे से ये खुलता है और 3:40 तक चलता है। SGX निफ्टी जो है सुबह 6:30 बजे खुल के 3:40 और हमारा मार्केट भी 3:30 में बंद हो जाता है। हमारा मार्केट बंद होने के बाद फिर से ये मार्केट खुल जाता है 4:10। इसको हम बेसिकली सेकंड सेशन बोलते हैं। सेकंड सेशन में चलता है और ये फिर रात के 12 बजे तक 12:15 तक में भी चलता रहता है। तो यहाँ पे क्या है कि अब ये क्या रिएक्शन दे रहा है, SGX निफ्टी कितना प्लस क्लोज हुआ है, उससे को देख के हम अपने भारतीय बाजारों का अनुमान लगा लेते हैं। कहाँ पे देख सकते हो SGX निफ्टी और सारे बाजार, नोट डाउन कर लीजिएगा। URL बहुत काम की चीज है, URL को नोट डाउन कीजिएगा। 1 मिनट में लिख रहा हूँ। आपको गूगल में जाना है, गूगल में लिखना है ग्लोबल मार्केट, बस और कुछ नहीं लिखना है। यहाँ पे लिखना है ग्लोबल मार्केट इंडेक्स लिख लीजिए या ग्लोबल मार्केट लिख लोगे डायरेक्टली। मनी कंट्रोल का वेबसाइट आ जाएगा, इस पर क्लिक करें। मनी कंट्रोल का भी आप कर सकते हैं और भी इसका भी इन्वेस्टिंग का भी है, बस मनी कंट्रोल का बढ़िया। यहाँ देखिए SGX निफ्टी नजर आ रहा है 23 पॉइंट माइनस बंद हुआ है, राइट। और थोड़ा सा और ऊपर जाओगे, यहाँ पे US का नैस्डैक ये भी माइनस में बंद हुआ है। और यहाँ पे यूरोपियन बाजार नजर आ रहा है आपको, FTSE, SE, CAC, CAC, DAX है, ये भी यूरोप का मार्केट है। यूरोपियन बाजार भी जो है वो माइनस में है। समझ में आ रहा है कल हमारा मार्केट पे जो है थोड़ा सा प्रेशर जो है वो रह सकता है, राइट। बाकी न्यूज अगर कुछ आया है वैक्सीन वगैरह के बारे में अपन को नहीं पता, ना ही अपन देखता है न्यूज। और SGX निफ्टी भी इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे वर्ल्ड के मार्केट देख सकते हैं, इसको आप फॉलो रख सकते हैं। यूरोपियन मार्केट कितने बजे खुलता है, कौन बताएगा यार? यूरोपियन मार्केट का सबसे पहले बताइए इंडेक्स का नाम क्या है, कौन बताएगा? बेसिकली हम डेक्स को फॉलो करते हैं। बेसिकली हम किसको फॉलो करते हैं? डेक्स को फॉलो करते हैं, राइट। USA का मार्केट कितने बजे खुलता है, कौन बताएगा? डाउ जोन रात को। भाई कैसे चेक करोगे, डाउ जोन पता नहीं रहेगा तो? अगर मान लो रात को निफ्टी होल्ड कर लिया, आयुष जी को म्यूट कर दिया है क्या? अगर रात को निफ्टी होल्ड कर लिया तो कल कैसे पता लगेगा भाई? अलाउ टू टॉक, दोनों आयुष को कर दिया अलाउ। हाँ आयुष भाई, हाँ बोलो आयुष भाई, आप बोलो। सर 8:10 से लेके सर शायद सर सुबह का 4 बजे तक। नहीं 2:30 बजे तक रात के। मैं भी अभी चेंज हुआ टाइम तो मुझे नहीं पता, वैसे मुझे 2:30 बजे का ही पता। अगर चेंज हुआ है तो कोई बता दो भाई कमेंट करके, क्या पता मैं भी गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है 2:30 बजे तक ही है चैट। हाँ 2:30 बजे बिल्कुल, 8 बजे से लेकर 2:30 बजे तक, राइट। तो यहाँ पे आप सारे ग्लोबल इंडेक्सेस को देख सकते हैं, डेक्स को देख सकते हैं। यहाँ पे डेक्स जो है वो यूरोपियन मार्केट का इंडेक्स है, डेक्स को देख सकते हैं। बेसिकली हम डेक्स को ही फॉलो करते हैं। अब हम क्यों कहते हैं कि 1 बजे के बाद, हम क्यों कहते हैं कि 1 बजे के बाद जो है वो मार्केट में मूवमेंट आएगा? यार 1 बजे का वेट करते हैं या 1:30 बजे का, 2 बजे का वेट करते हैं, बढ़िया मोमेंटम आएगा। यूरोपियन मार्केट जो है कुछ 12:30 बजे को, और भी अदर कंट्री के मार्केट 12:30 बजे से खुलने स्टार्ट हो जाते हैं। 12:30 बजे, 1 बजे, 2 बजे अलग अलग कंट्रीज के मार्केट जो है वो खुलने लग जाते हैं। तो इससे क्या होता है, उस मार्केट्स को देख के इंडिया के मार्केट पे असर आता है, वॉलेटिलिटी बढ़ती है। इसलिए हम कहते हैं कि 1 बजे तक मार्केट जो है, 1 बजे से पहले तक मार्केट साइडवेज रहेगा और उसके बाद मार्केट बढ़ेगा। बहुत ज्यादा 100% कोरिलेट आप नहीं कर सकते हैं। कोई बोलेगा जो डाउ जोन चला है उसका 100% हमारा मार्केट चलना चाहिए, नहीं होगा। अगर हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग रीजन है बढ़ने के लिए, तेजी के लिए हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग रीजन है और डाउ जोन फॉल कर रहा है, तो हम बढ़ सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। मैंने क्यों बोला कि मुझे नहीं पता भाई वैक्सीन का कोई न्यूज वगैरह है, तो डाउ जोन माइनस में बंद हुआ है, हम 100% नहीं कह सकते कि हम भी कल माइनस में ही खुलेंगे। हाँ, लेकिन मोस्ट ऑफ द चांसेस, मैक्सिमम चांसेस है कि हम माइनस में खुलेंगे और हम मंदे में रहेंगे, क्योंकि जो ट्रेंड है, जो सेंटीमेंट है वो भी माइनस में है। तो यहाँ पे आपको यूरोपियन मार्केट को, इंग्लैंड के मार्केट को, इन सब के मार्केट्स को थोड़ा सा जो है वो फॉलो करना पड़ेगा, राइट। एंड और क्या चीजें हैं यहाँ पे, आप NSE की वेबसाइट को थोड़ा सा आप लोगों को देखना पड़ेगा। NSE की वेबसाइट पे भी बहुत काम की चीजें हैं यहाँ पे।
यहाँ पर एडवांस डिक्लाइन रेशियो आता है, सबको पता है, किसको किसको पता है भाई यहाँ पे कमेंट में आ जाना चाहिए किसको किसको पता है, जितने भी लोग देख रहे हैं 96 लोग देख रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो क्या है पता है सभी को? यस सर। हाँ चलो यहाँ पे कमेंट में लिख दो सबको। तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो पता है। मार्केट डाटा पे जब आप आओगे ना, जब आप एनएससी की वेबसाइट पे जाओगे, यहाँ पे बहुत सारी नॉलेज है, बहुत कुछ है। मुझे पता है मैक्सिमम लोगों ने अभी तक एनएससी की वेबसाइट पे जाके देखा ही नहीं होगा छुट्टी के दिन में कि क्या क्या है इसमें, देखते हैं सही। अपने फोन को सारा देख लिया, सेटिंग में जाके ये बटन से क्या होता है, इस चीज से क्या होता है, लेकिन जो काम धंधे की चीज है हर एक कॉलम को नहीं निहारा। ये रेगुलेशन में क्या आता है, ये लर्न में क्या आता है, ये भी पढ़ाते हैं क्या कुछ? ये रिसोर्सेज क्या है यार, ये देखें। ये इन्वेस्ट क्या है यार, यहाँ से भी कुछ होता है क्या? यहाँ से भी ट्रेडिंग अकाउंट खुल सकता है क्या है ये? यहाँ पे क्या चेक कर सकते हैं? फाइंड अ स्टॉक ब्रोकर कैसे, मतलब क्या है? मार्केट डाटा में इतना सारा है, लिक्विडिटी, ऑक्शन, इंडाइसेस, प्री मार्केट, है ना, सबको देखना है। एनएससी की वेबसाइट को हम एक नया फोन लेके आते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। अब आप बोलोगे कोई सिखाने वाला नहीं है भैया, हमें कैसे समझ में आएगा? हम एक नया फोन लेके आते हैं, हर एक फंक्शन के बारे में पता रहता है। ये गेस्चर है, ये एयर गेस्चर है। मैं खुद अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे को टैब गिफ्ट मिला, मैंने सब कुछ ढूंढ लिया, ये एयर गेस्चर होता, अच्छा ऐसे होता है, ये है। तो बट हम इन चीजों में हम बहाना दे देते हैं कि हमें आता ही नहीं है, कैसे पता करें? तो ये प्री ओपन मार्केट है, ये इक्विटी एंड एसएमई मार्केट है। इन सबको थोड़ा सा देखो, चीजों को देखो। यहाँ पे आपको प्री ओपनिंग में जब जाओगे तो आपको एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो मिल जाया करेगा। अगर एडवांस रेशियो ज्यादा है और डिक्लाइन रेशियो कम है, या फिर पूरा एडवांस रेशियो, तो मार्केट बुलिश है, ये हमें पता लगता है। डिक्लाइन रेशियो ज्यादा है तो मार्केट बीरिश है। अनचेंज्ड क्या है? जिन्होंने कोई भी चेंज नहीं किया स्टॉक्स में। ये 33, 14, 3 ये क्या है? ये निफ्टी 50 के स्टॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं। यहीं से आप निफ्टी 50 का स्टॉक में आओगे, यहीं से आप बैंक निफ्टी में कितने स्टॉक्स हैं वो देख सकते हो, कौन कौन से हैं नाम देख सकते हो, है ना। यहाँ पे आप सारा देख सकते हो, और इनका 52 वीक लो भी नजर आएगा, 52 वीक हाई भी नजर आएगा, और आज का नजर आएगा, है ना। ये सारा कुछ मार्केट कैप भी यहाँ पे नजर आ जाएगा, कितना बड़ा मार्केट कैप इनका है। यहीं से आप इमर्जिंग देख सकते हो, यहाँ से आप सिक्योरिटी, एफ&ओ, अदर्स, ऑल सारा देख सकते हो। यहाँ से बहुत कुछ है। यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो, इसका जो है एक्सेल शीट भी डाउनलोड कर सकते हो। तो ये चीजें थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। अभी क्वेश्चन आंसर अब लेंगे। बेसिकली यूएस मार्केट को आप ट्रैक कर सकते हो। अब अभी एक चीज आपको बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। यूएस मार्केट में किसको किसको ये पता है कि इसका जो डाउ जोन है, इसका जो डाउ जोन है उसका फ्यूचर कितने देर तक चलता है? फ्यूचर कितने देर तक चलता है भाई डाउ जोन का? कौन बताएगा? कमेंट में बता दो जाके। फ्यूचर का क्या टाइमिंग है? क्या 8 बजे रात को फ्यूचर भी खुलता है? राकेश भाई क्या लगता है आपको, रात को 8 बजे फ्यूचर खुलता होगा? ये कौन है यार, लाइव कर रहे हो भाई? सर मैंने तो सुना फ्यूचर बंद ही नहीं होता है। हाँ बिल्कुल, मेरे आरएम ने बताया था कि फ्यूचर हमेशा खुला ही रहता है। अच्छा, ये भाई कोई जायसवाल थे, फ्राई कर रहे थे कुछ लग रहा है। फ्यूचर सर कभी बंद ही नहीं होता, हमेशा चलते रहता है। हाँ बिल्कुल ठीक है, पूरा दिन चलता है, फ्यूचर बंद नहीं होता। हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, इन सब चीजों को ध्यान रखिए। और बाकी अब क्वेश्चन पूछिए अपने, क्या है। होप आज का काफी नॉलेज आपको मिला होगा, काफी कुछ आपने सीखा होगा। ये वीडियो एक्चुअल में मैं पेड क्लास का वीडियो, बट ये मैं लोगों को, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये सेम प्रॉब्लम है यार, ये एक वीडियो को मैं पब्लिक भी कर दूंगा, लोग आराम से इसको देख पाएंगे, आप लोग भी दोबारा देख पाओगे। लोगों को जनरल नॉलेज मिलेगा, लोगों को मार्केट के बारे में पता लगेगा कि मार्केट में क्या क्या टर्म्स हैं, कैसे वर्क करती हैं, सब कुछ है ना। तो अभी हैंड रेस कर लीजिए फटाफट से, अगर किसी का क्वेश्चन आ रहा है कुछ तो। Q&A सेशन सर अपना स्टॉक लिस्ट करने के सर क्या क्या करना? स्टॉक लिस्ट करवाने के लिए ये भाई आप अपने कोई बढ़िया सीए से पता करो। पहले बात, फर्म कितने करोड़ का है वो पता करना पड़ेगा। अगर आपको नॉर्मल आईपीओ लेके आना है तो उसके लिए काफी ज्यादा बड़ा वैल्यूएशन चाहिए, बट एसएमईज में अगर आप लॉन्च करना चाहते हैं तो अगर 5 करोड़ का भी कैपिटल है तो आप कर सकते हो। तो पहले ये देखना पड़ेगा टर्नओवर, आपका कैपिटल कितना है, आपका वैल्यूएशन कितना पड़ रहा है, ये सब आपका सीए बता पाएगा भाई। ना ही मैं कभी लिस्ट करवाया हूँ, और अभी ना ही प्लान किया हूँ आईएफडब्ल्यू को लिस्ट करवाने का। चलो, और कौन है भाई? वैसे बहुत बढ़िया है, हमारे मतलब स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो कि अपने स्टॉक, अपनी कंपनी को लिस्ट करवाना चाह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अभी आनंद राठी से मिलो। ठीक है,
अच्छा चलिए अभी देख लेते हैं भाई, अजीत कुमार जी अनम्यूट कर दो इनको। अजीत कुमार जी हैंड रेस किए हुए हैं सभी यार, हैंड लो कर लो एक बार, तो सबके पुराने हैंड्स नजर आ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। हेमंत जी अपने आप को अनम्यूट करो, पूछो आपको क्या क्वेश्चन है। चलो ठीक है, आज के लिए फिर इतने ही रखते हैं, लग रहा है सबके डाउट्स क्लियर हैं भाई, और बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है जब डाउट्स ना हो, इट मीन की पढ़ाई बढ़िया से चल रहा है ना। हेलो सर। हाँ बोलिए। हाँ सर, मेरा एक लास्ट डाउट है सर, ये हाँ जो अभी आपने बोला था ना सर, ये डाउ फ्यूचर के बारे में, हाँ तो उसी से रिलेटेड डाउट है सर। हाँ डाउ फ्यूचर अगर हमेशा खुला ही होता है, तो अगर अमेरिका का मार्केट जिस टाइम खुलता है सर, उसके पहले का ही अगर डाउ फ्यूचर देख के लोग उसी की तरह ट्रेड कर लेंगे। जैसे अगर डाउ फ्यूचर पहले से ही 500 पॉइंट गिरा हुआ है और अमेरिका का मार्केट खुलता है सर, तो हाँ। उसी को देखकर सर लोग तो पहले ही खुलते के साथ पुट में चले जाएंगे, फिर तो सर सबको प्रॉफिट ही होगा, लॉस तो किसी को होगा ही नहीं। नहीं, आपको क्या पता कि वहां से फिर कंटिन्यू गिरेगा। आपको किसने कहा कि डाउ फ्यूचर जो रिएक्ट किया वो खुलते बाजार वही रिएक्ट करेगा? क्या पता मतलब खुलते सर ही बाजार अगर ऊपर ऊपर कोई जाने लगे सेलिंग और डाउ बड़ा फ्यूचर भी सेलिंग है ऊपर चला तो जाए। वैसा तो हो सकता है ना। कैसे? अब जैसे सर SGX निफ्टी को आप देखते हो, हाँ खुलते के तो साथ ही अगर थोड़ा आपने गैप कितने अप या करोड़ बना गैप लिए? डाउन होता है। एसजीएक्स निफ्टी खुला रहता है हमारे मार्केट का, आपने कितने करोड़ बना लिए? नहीं नहीं सर, वो तो मतलब उसका पता नहीं सर मेरे को, वो नहीं, मैं सुबह बता रहा सुबह हूँ क्या होता दिखाता है, है ना। मैं बता रहा हूँ क्या होता है। समझ लीजिए आपने डाउ फ्यूचर को देखा, डाउ फ्यूचर हाँ अभी हाँ माइनस, अभी रात को मार्केट खुलने वाला है 8 बजे, डाउ फ्यूचर हाँ अभी सर। -300 रुपए है। डाउ हाँ फ्यूचर अभी हाँ -300 रुपए में, अगर मार्केट ओपन हुआ, ओपन होते ही आप मार्केट डाउन खुला, गैप डाउन खुला, 300 रुपए गैप डाउन खुला, डाउ जोन माइनस था। अब यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा ये कौन डिसाइड करेगा? क्या पता यहाँ से फ्यूचर भी ऊपर निकलने लग जाए, ये भी ऊपर निकल जाए, आप पुट लेके बैठ जाओ, हाँ सर। है ना। ये तो एसजीएक्स तो निफ्टी सर वाला यही हाल हो मेरा गया, एक एसजीएक्स डाउट था निफ्टी में। सर, यही डाउट था मेरा। हाँ मेरे को एसजीएक्स लगा निफ्टी सर हमने डाउ हाँ फ्यूचर को ही देखकर सब लोग प्रॉफिट बना लेते होंगे। अच्छा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं भाई। एसजीएक्स निफ्टी हमने देखा आज 30 रुपए माइनस है, हमें पता है 30 रुपए गैप डाउन खुलेगा हमारा मार्केट, चलो ठीक है खुल गया। अब यहाँ से एसजीएक्स निफ्टी ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा हमें क्या पता, और हमारा मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा हमें क्या पता। हाँ सर, हाँ सर, ओके ओके सर, थैंक यू सर। और सर स्टॉक को देख के सर, स्टॉक को देख के सर इंडेक्सेस बढ़ता है कि सर इंडेक्सेस को देख के स्टॉक बढ़ता है? स्टॉक्स को देख के इंडेक्सेस में मूव होता है भाई। और सर और एक क्वेश्चन है सर, आज तक आपको सर हीरो जीरो में सर कितना प्रॉफिट हुआ है हाईएस्ट? भाई हाईएस्ट अगर देखे तो प्रॉफिट तो काफी बढ़िया भी हुए हैं, बट मैं हीरो जीरो में क्या करता हूँ, पहले मैं बहुत बड़े लॉट ले लेता हूँ, हाईएस्ट प्रॉफिट होने ही नहीं देता हूँ, क्योंकि हीरो जीरो है। हीरो जीरो में हाईएस्ट कैपिटल लगाऊंगा तो लॉस भी हाईएस्ट होगा। तो मैंने कभी हीरो जीरो में बहुत बड़ा कैपिटल इंक्लूड किया ही नहीं, कभी बहुत बड़ा कैपिटल मैंने डाला ही नहीं। तो अगर आप बोलोगे कि नॉर्मल इंट्राडे में मुझे जितना बड़ा प्रॉफिट हुआ, उससे बड़ा हीरो जीरो में नहीं हुआ है। हाईएस्ट प्रॉफिट मुझे 25,000 30,000 तक का हुआ है, क्योंकि मैं बहुत बड़ा कैपिटल कभी नहीं डाला हूँ हीरो जीरो। मुझे पता है कि मैक्सिमम चांस होते हैं कि जीरो हो सकते हैं, तो मैं उतना ही डालता हूँ। 3 वाला 80 हुआ था बिल्कुल 3 रुपए वाला 80 रुपए हो गया था एक बार भाई। अच्छा सोमा कमल जी को एक बार अनम्यूट कर दूं जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए सोमा कमल। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, कैसे हैं? बढ़िया है सर। जी बोलिए सर मैं बोल रहा था ना सर, अगर सर मार्केट डाउन ट्रेंड में है सर, और हम लोग को सर देख रहे हैं कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है, तो उसको सर कैसे उसको वहां पे हम लोग यूज करें सर? मार्केट डाउन ट्रेंड में है और सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है, अगर ब्रेकडाउन मिलता है फिर ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी आप सही जाए, और अगर ब्रेकआउट मिल रहा है तो आपको मल्टीपल कंफर्मेशंस की वेट करनी पड़ेगी। इस तरह से बना हुआ है पैटर्न। अगर ब्रेकआउट मिल रहा है तो आपको मल्टीपल कंफर्मेशन चाहिए कि आगे कोई रेजिस्टेंस तो नहीं है, ये ब्रेकआउट होती है यहाँ रेजिस्टेंस आगे फिर से गिर जाए, बहुत बार ऐसे होता है। बट अगर ब्रेक डाउन दे रहा है तो कुछ कंफर्मेशन की जरूरत नहीं है, सीधा एंट्री, क्योंकि ट्रेंड डाउन का है और यहाँ से एक और कंफर्मेशन मिल रहा है कि भाई गिरेगा, तो लोग ज्यादा पैनिक करेंगे और लोग ज्यादा सेल करेंगे। जी सर, ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है ना सर, तो अगर डाउन ट्रेंड है तो ये अप ट्रेंड जाना चाहिए ना सर? नहीं नहीं, मैं बेसिकली अगर ट्रेंड अगर गिरा रहा है बजाय, अगर ट्रेंड डाउन कर रहा है ये, अगर मतलब ब्रेक डाउन कर रहा है तो कंटिन्यू करेगा ट्रेंड को।
का कंटिन्यूएशन पैटर्न तो ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा ना ये। जी सर, जी सर। ओके सर, डाउट क्लियर हो गया सर, थैंक यू। सपना मैडम सर और एक क्वेश्चन है सर। जी सर सुने सर, अभी सर कुछ न्यूज़ है सर इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस क्या में। बोल रहे थे? हाँ गिरवाड़ी जाएंगे? हाँ पूछिए पूछिए। हेलो। हाँ सपना जी पूछिए। हाँ जाओ जाओ। हेलो सर। हाँ सपना जी पूछिए। अच्छा, थैंक्स आपने मुझे चांस दिया। नहीं मैंने देखा ही नहीं अच्छा था मुझे आपका। हाँ बोलिए। ओके ओके, मुझे ये पूछना था, जब डाउ जोन और फ्यूचर का आपने बताया कि जबकि फ्यूचर पूरा दिन चलता है, डाउ जोन जो रात को 8 to 8:30 चले, तो क्या हम उसमें भी मतलब कर सकते हैं क्या ट्रेडिंग? और नहीं कौन सा नहीं नहीं, हम इंडियंस नहीं कर सकते अमेरिकन स्टॉक्स। इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ट्रेडिंग नहीं कर सकते। नहीं कर सकते ना? हाँ ओके ओके, वो पूछना था। गॉट इट। अरे यार आयुष जी लो भाई। आयुष, हाँ आयुष अनम्यूट करो अपने आप को भाई। बिटकॉइन को ट्रेड कर सकते हैं सूरज जी, बिल्कुल कर सकते हैं बिटकॉइन को ट्रेड। बिनांस में या फिर और में अकाउंट ओपन करके कर सकते हैं। म्यूट का ऑप्शन आ तो रहा, अलाउ टू टॉक। अच्छा दूसरे वाले आयुष जी हो गए थे क्या? सर मेरा ये ऑप्शन अभी सर कुछ न्यूज़ है सर इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में। हाँ सर वो स्टॉक का दाम सर शायद 296 पे था। ठीक है। तो सर उसका न्यूज़ है सर कुछ प्रमोटर्स बोले अपने शेयर होल्डिंग सेल करेंगे। तो सर उधर सर तो मैंने चेक किया सी बिजनेस में, तो अच्छा। सर उधर वो लोग सर उसका टारगेट दे रहे सर 800,000 रुपीज का सर 3 साल में। अच्छा तो सर मेरा क्वेश्चन ये कि सर क्या सर वो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस उतना जा सकता है? देखिए भाई, सबसे पहली बात आपको ये बताएंगे कि आप किसी के भी का बातों में आके मत करो। एक CNBC आवाज का कोई रिपोर्टर था भाई, वो लोगों को बाय करवा के खुद भेज देता था और बहुत बड़ा भंडाफोड़ हुआ था, आप लोगों को सबको पता होगा। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत है कोई, बट अपना माइंड आप खुद यूज कीजिए। अगर आपको लग रहा है उसमें पोटेंशियल है, जैसे कि अभी इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में आप कह रहे हो कोई नेगेटिव न्यूज आया था। हेलो सर पॉजिटिव था। पॉजिटिव न्यूज आया था, ठीक है कोई बात नहीं। आप फंडामेंटल्स उसके देख लीजिए एक बार। फंडामेंटल्स देखने के बाद करिए। हम तो वैसे ज्यादातर टेक्निकल्स देखते हैं, तो ये हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कितना जा सकता है। वैसे मैं इंडिया बुल्स का चार्ट एक बार देख लेता हूँ, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा चार्ट देख के। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, अच्छा ठीक है। ये चल रहा है अभी 233 रुपए पे। इसका मंथली चार्ट देखेंगे सीधा। मंथली चार्ट इसका देखेंगे तो इसने ऊपर 1400 रुपए तक का भी रैली दिखाया। उसके बाद ये 2020 से जो है जब नीचे आया है तब से वहीं पे सस्टेन कर रहा है। देखो भाई, अगर 300 के ऊपर सस्टेन करने लग जाता है, ये 300 के ऊपर अगर सस्टेन करने लग जाता है, तो अपकमिंग 800 का लेवल अपने हिसाब से टेक्निकली सही कह रहे हैं। बट ये जाएगा कि नहीं जाएगा कुछ पता नहीं है। तो हर्डल्स है इसमें छोटे छोटे। 540 पे एक हर्डल है, 300 का लेवल ब्रेक करने, 540 का हर्डल है, उसके बाद 770 का हर्डल है, फिर अच्छा खासा रेजिस्टेंस जो है वो 850 रुपए पे। बट फंडामेंटल्स देखना जरूरी है कि कंपनी क्या इतना पोटेंशियल रखती है। जो 1400 रुपए से 1400 रुपए का स्टॉक था, 1400 रुपए से 100 रुपए तक आ गई थी, इवन 50 रुपए तक आ गई थी, 100 रुपीज 50 रुपीज के आसपास आ गई थी। क्या उसमें दोबारा इतना दम आया है कि वो जा सकती है? ये फंडामेंटल्स आपको चेक करना पड़ेगा, राइट। सर पर मंथ ट्रेड प्लान ठीक रहेगा या डेली वाला ट्रेड प्लान? समझा नहीं मैं भाई अभी की क्या पूछना चाह रहे हो। और सर ट्रेडिंग अच्छी कि सर इन्वेस्टमेंट अच्छा? ये भाई सबके लिए अपना अपना है। रुद्रा को देख लेते हैं। ये आपके लिए अपना रहेगा कि आपको अगर ट्रेडिंग पसंद है, मुझे ट्रेडिंग पसंद है, तो मेरे लिए ट्रेडिंग अच्छा है। इन्वेस्टमेंट के अपने अलग फायदा है। जी रुद्रा भैया बोलिए। हाँ नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। मैं काफी पहले से आपको यूट्यूब पे फॉलो कर रहा हूँ जी रुद्रा जी। आपका कोर्स अभी मैंने लास्ट वीक में लिया हुआ है। ओके ओके। मेरा ये पहले बताइए आज का क्लास आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा कि नहीं?
हाँ काफी अच्छा है सर। मैं आपका जो आपने जो भेजे यूट्यूब पे व्हाट्सएप पे वो भी मैं देख रहा हूँ रिपीट में। अच्छा। और मेरा सर ये क्वेश्चन है कि मैं पैटर्न वगैरह पकड़ रहा हूँ। एक्चुअली मेरा कैपिटल कम है, पैटर्न भी पकड़ रहा हूँ। बीच में आप मुझे स्टॉप लॉस का प्रॉब्लम था, तो आपका इसका सेंसिबल का डेल्टा का देख के उसमें भी थोड़ा बहुत आइडिया आ गया है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि मुझे मेरा कम कैपिटल होने की वजह से क्या मुझे ऑप्शंस में स्टॉक्स में करना चाहिए कि ऑप्शंस में करना चाहिए? कितना कैपिटल है आपका? लगभग 10,000 तक है सर। नहीं, आप बिल्कुल भी बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में काम मत कीजिए, आप सिर्फ स्टॉक के कैश में काम कीजिए। अच्छा, स्टॉक से कैश में? हाँ, वो बेटर रहेगा, क्योंकि आपका 3 दिन अगर लगातार स्टॉप लॉस लग गया ना बैंक निफ्टी में 1000 रुपए का, तो आपका कैपिटल सिर्फ 7000 रहेगा। 30% आप कैपिटल उड़ा दोगे, चाहे भले ही आप आगे ग्रो अप कर लोगे, लेकिन आपका जो मनोबल है, आपका जो मोटिवेशन है, आपका जो आत्मविश्वास रहेगा, वो टूट चुका रहेगा। आप सोचोगे जैसे 3000 चला गया वैसे 7 वो भी चला जाएगा, यार तो बेकार मार्केट है। हाँ, मैंने एक ट्रेड भी लिया हुआ था लास्ट वीक में। तो उसमें आपका पहले बार डेल्टा का देखा था आपका कोर्स ज्वाइन करने से पहले। तो मैंने इन द मनी का लिया हुआ था ऑप्शंस निफ्टी में। लेकिन वो नीचे आने से मेरा जो स्टॉप लॉस है वो जो कट करने से पहले ही, मतलब जो मैंने रेंज लगाया हुआ था उससे पहले ही मेरा मतलब कट हो गया। टाइम डिके की वजह से, टाइम डिके की वजह से। हाँ, तो मुझे वो बाद में एनालाइज होने के बाद में मैंने फिर उसके बाद में निफ्टी में ऑप्शंस में करना छोड़ दिया। और फिर उसके बाद में फिर आपका कोर्स लिया और अभी कंटिन्यू कर रहा है अभी। चलिए, अभी आप स्टॉक्स में काम कीजिए, बढ़िया रहेगा आपका। ठीक है, ठीक, थैंक यू सर। ओके, चलो ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही रखते हैं। फिर नेक्स्ट वीक में बहुत सारे करेंगे। ये वीडियो बेसिकली जो यूट्यूब पर देख रहे होंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमने डाल देना है ये वीडियो को, क्योंकि बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज में थे, बहुत सारी चीजें थी जो कि मार्केट में किसी को भी नहीं पता है। तो अपन बिल्कुल इस वीडियो को पब्लिकली कर देंगे और सब सीखेंगे, सब बढ़ेंगे। अगर कोई बंदा जो देख रहा है और हमारे कोर्स में ज्वाइन होना चाहेगा तो बिल्कुल वो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, ज्वाइन कर लेगा, है ना। ठीक है, नेक्स्ट अपन जरूर करेंगे आगे क्लास, राइट। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम पे। जब तक के लिए सर आपने कल फंडामेंटल में बताया था एनएससी की वेबसाइट पे कुछ टर्म्स क्लियर नहीं है, तो आप बता दीजिए ना। और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस बता दिया मैंने अभी देख के, है ना अंजलि जी, मैंने अभी देख के बता दिया। और स्क्रीनर्स पे आप देख सकते हो, अगर फंडामेंटल देखना है स्क्रीनर्स पे देख सकते हो, एनएससी में नहीं, स्क्रीनर्स पे। फंडामेंटल का वैसे अगर आप लोग चाहते हो तो अगली बार एक क्लास को अरेंज कर लेंगे, उसको भी डाल देंगे आप लोगों को, रिकॉर्डिंग भी। चलिए ठीक है यार, मिलते हैं फिर अगली बार। हेलो सर। हाँ बोलिए सर। मैं पूछने जा रहा था कि स्विंग ट्रेड अगर मैं स्टार्ट करूं तो सर कितने अमाउंट होनी चाहिए लगभग स्विंग ट्रेड के लिए? देखिए मिनिमम 1 लाख रुपए तो होना ही चाहिए यार, मिनिमम, है ना, क्योंकि ज्यादा कम पैसा लगाता हूँ तो फिर प्रॉफिट समझ में नहीं आता है, फिर उसमें मैं लॉस में चला जाता हूँ मैं। 1 लाख। अच्छा सर, एक चीज और मैं जानना चाह रहा हूँ कि जैसे मेरा पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है तो उसे मैं कैसे छोटा करूँ? पोर्टफोलियो बड़ा है, छोटा करना चाहते पैसों की जरूरत है? कम से कम 50 शेयर्स है मेरे पास। अच्छा, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स ज्यादा हो गए आपके, ठीक है, नंबर ऑफ स्क्रिप्ट्स ज्यादा हो गए। तो उसमें से आप 30 आपको कंपनी है कम से कम। नहीं तो बहुत ज्यादा कर दिया आपने, बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई भी बढ़िया नहीं होता है। आप देखिए जो आपको लग रहा है, हाँ क्या कह रहे हो? जी सर। हाँ, मैं कह रहा हूँ जो अगर आपको लग रहा है एक ही सेक्टर, पहले आप सबका लिस्ट बनाइए, सेक्टर्स उसमें से निकालिए, सेक्टर के जो बादशाह हैं ठीक, उनको रख लीजिए, जो लुच्चे पुच्चे से है उन सेक्टर के उनको निकाल दीजिए। जैसे बैंकिंग में अगर आपके पास है, बैंकिंग में आपके पास पीएनबी भी है, एचडीएफसी बैंक भी है, आईसीआईसीआई भी है, तो पीएनबी को निकाल के आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक रखिए, जो सेक्टर के बादशाह है उनको। मेरे पास एचडीएफसी ही है बस बैंक में तो, और बंधन। चलिए देख लीजिए, इस तरह से आप अपने सेक्टर्स वाइज देखिए, जो सेक्टर्स के बादशाह हैं उनको रखिए और बाकी को निकाल दीजिए। अभी के 10-15 कंपनीज का पोर्टफोलियो सही रहेगा ना सर? हाँ, 15 से 20 बहुत है ना। जी सर, चलो ठीक है दोस्त, मिलते हैं फिर से, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। स्टॉक मार्केट क्रैश में करने के लिए स्टॉक कैसे चूज करते हैं भाई जी? स्टॉक सिलेक्शन का वीडियो आपको मिला हुआ है, स्टॉक सिलेक्शन का रुद्रा भैया एक वीडियो है, उसको देखिए आपको मिल जाएगा। बाकी कल लाइव में मिलते हैं। ओके, चलो।